Today we will start chapter number 34, resistance of the body to infection, immunity and allergy, innate immunity. Humans have capacity to fight with any foreign substance. This capability of human is known as immunity. इम्यूनिटी मतलब ह्यूमन बॉडी किसी भी सब्सटेंस फॉरेन सब्सटेंस बॉडी में आएगा तो उससे फाइट करेगी. कुछ चीज़ें वो हैं, कुछ डिफेंस मैकेनिज़्म वो हैं जो हमारे पैदा होने से भी पहले मतलब पैदा हो जब से हम पैदा हुए हैं तब से हमारे पास हैं. लाइक जब से हम पैदा हुए हैं हमारी बॉडी कवर है स्किन से, तो जो स्किन इज़ अ डिफेंस सिस्टम. कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म नॉर्मल स्किन क्रॉस नहीं कर सकता. अगर स्किन यहाँ से डैमेज है तो वो क्रॉस कर जाएगा, मगर नॉर्मल स्किन कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म क्रॉस नहीं कर सकता. एंड WBCs एंजाइम भी शुरू से हैं, वो सारे इम्यून सिस्टम के मैकेनिज़्म जिनके साथ हम बॉर्न हुए हैं उसे कहते हैं इनेट इम्यूनिटी. जो मतलब हम जब से पैदा हुए हैं जो मैकेनिज़्म डिफेंस मैकेनिज़्म हमारी बॉडी में हैं उन्हें कहते हैं इनेट इम्यूनिटी. इनेट इम्यून सिस्टम मतलब वो हथियार जो बचपन से हमारी बॉडी में काम कर रहे हैं. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, दूसरे मैकेनिज़्म भी आते हैं. जैसे किसी फॉरेन पार्टिकल ने अटैक किया तो इसके खिलाफ इसको मारा जाएगा, बॉडी में मैकेनिज़्म भी आते हैं. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस से सामना होता है, एक्सपोज होगा एंटीजन से. एंटीजन इज़ एनीथिंग विच इनिशिएट इम्यून रिस्पॉन्स. कोई भी एंटीजन हमारे सिस्टम में एक्सपोज होगी तो इम्यून रिस्पॉन्स इनिशिएट होगा इन बॉडी. ऐसे तमाम इम्यून मैकेनिज़्म को लाइफ टाइम में डेवलप होते हैं. इस तमाम इम्यून मैकेनिज़्म हमारी पूरी लाइफ टाइम में डेवलप होते हैं. उन्हें कहते हैं एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम. मतलब इम्यून सिस्टम दो तरह के होते हैं. इम्यून एक होता है इनेट, दूसरा होता है एक्वायर्ड. इनेट वो होता है जो बॉर्न होते ही मतलब पैदा होने से लेकर होता है इन लाइफ, और एक्वायर्ड वो होता है जो लाइफ टाइम में डेवलप होता है. ये बात याद रखनी है. रीड करते हैं. द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ एबिलिटी टू रेसिस्ट ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म और टॉक्सिन्स that tend to damage the tissue and organs. This capability is called immunity. Much of the immunity is acquired immunity that does not develop until आफ्टर द बॉडी इज़ फर्स्ट. ये पहले डेवलप नहीं होती. कोई भी बैक्टीरियम वायरस एंड टॉक्सिन अटैक करेगा तो ये इम्यूनिटी डेवलप होगी, तब तक नहीं होगी. ऑफ्टन रिक्वायरिंग वीक्स और मंथ्स टू डेवलप द इम्यूनिटी. एन एडिशनल पोर्शन ऑफ इम्यूनिटी रिजल्ट फ्रॉम जर्नल प्रोसेसेस रादर देन फ्रॉम प्रोसेसेस डायरेक्टेड एट स्पेसिफिक डिजीज ऑर्गेनिज्म. दिस इज़ कॉल्ड इनेट इम्यूनिटी. इट इंक्लूड मतलब जो पैदा होने से हमारे मतलब जब से हम पैदा हुए हैं हमारे पास है. फेगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर इन्वेडर्स बाय वाइट ब्लड सेल्स एंड सेल्स ऑफ टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम. ये मैकेनिज़्म जब से हम पैदा हुए हैं, बच्चे में भी होता है, हम में भी है. डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉलिड ऑर्गेनिज्म बाय द एसिड सिक्रीशंस ऑफ स्टमक एंड डाइजेस्टिव एंजाइम. ये भी हर इंसान में होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा. रेजिस्टेंस ऑफ द स्किन बाय इन्वेजन बाय ऑर्गेनिज्म. स्किन भी हमारे पास शुरू से है. प्रेजेंस इन द ब्लड ऑफ सर्टेन केमिकल कंपाउंड डेट अटैच टू फॉरेन ऑर्गेनिजम्स और टॉक्सिन एंड डिस्ट्रॉय देम. सम ऑफ दीज कंपाउंड आर लाइजोजाइम, mucolytic polysaccharide that attack bacteria and cause them to dissolute. ये लाइजोजाइम भी शुरू से है. बेसिक पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं विच रिएक्ट विद एंड इनएक्टिव सर्टेन टाइप्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. बेसिक पॉलीपेप्टाइड्स भी पहले से ही होते हैं. द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी शुरू से ही एक बच्चे में भी होता है और हम में भी है. अ सिस्टम ऑफ अबाउट 20 प्रोटीन्स डेट can be activated in various ways to destroy bacteria. Natural killer lymphocytes. ये भी हमारे पास शुरू से होते हैं, मतलब B and T lymphocytes that can recognize and destroy foreign cells, tumor cells and even more infected cells. ये नेचुरल किलर lymphocytes भी innate immunity का पार्ट हैं.
This innate immunity makes the human body resistant to such disease as some paralytic viral infection of animals. ये innate immunity जो है एनिमल्स में जो इन्फेक्शन होते हैं, वायरल इन्फेक्शन, उनसे बचाती है. मतलब innate immunity ट्रांसफ़र मतलब हमारे पास पैदा होने से पहले से ही होती है. मतलब हम बॉर्न हुए हैं इसके साथ, मतलब ये वायरसेस इनसे बचाएगी. हॉक कोलेरा, केटल प्लग and distemper, a viral disease that kill large number of dogs that become afflicted with it. Conversely, many lower animals are resistant or even immune to many human diseases. और जो जानवर होते हैं उनके पास भी इम्यूनिटी होती है जो इंसानों में डिजीज़ होती हैं उनसे बचने की, जैसे कि पोलियोमाइलाइटिस, मम्स, ह्यूमन कॉलेरा, मीजल्स एंड सिफाइलिस विच आर वेरी डैमेजिंग और इवन लीथल टू ह्यूमन बींग, जो ह्यूमन बींग के लिए बहुत डेंजरस होते हैं. अक्वायर्ड एडाप्टिव इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी सबके पास होती है और ये जर्नलाइज होती है. मतलब जैसे ही न्यूट्रोफिल है, जैसे एक न्यूट्रोफिल है, वो किसी ऑर्गेनिज्म पे अटैक कर रहा है, उसे लेगा, फेगोसाइटोसिस करेगा, ये चेक नहीं करेगा कि बैक्टीरिया कौन सा है या कैसा है, बस इसने फॉरेन पार्टिकल देखा और उस पर अटैक कर दिया. इसीलिए इनेट इम्यूनिटी को जर्नलाइज कहते हैं और न्यूट्रोफिल आते हैं इनेट इम्यूनिटी की. ये जर्नलाइज होती है और नॉन स्पेसिफिक होती है. ये स्पेसिफिक सब्सटेंस पे तो वो नहीं करती अटैक, मतलब सोच समझ के नहीं करती. जर्नलाइज सिस्टम होता है, मीन्स इट इज़ नॉट स्पेसिफिक. लाइक टी, जैसे कि टी सेल्स हैं, उन पे एक रिसेप्टर होते हैं और उन रिसेप्टर वाले ही उस पर वो अटैक करेंगे. जैसे यहाँ पे एक सर्किल वाला लगना है एंटीजन, यहाँ पे स्क्वायर भी है, ट्रायंगल भी है, तो ये इसी पे अटैक, मतलब यही इसके साथ बाइंड होगा. जो रिसेप्टर रखे होते हैं इन्हें कहते हैं सिलेक्टिव या स्पेसिफिक इम्यूनिटी. तो ये अक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ये स्पेसिफिक होती है. तो न्यूट्रोफिल बनाते हैं इनेट इम्यूनिटी जो कि नॉन स्पेसिफिक एंड जर्नलाइज्ड होती है, किसी भी चीज़ को इनगल्फ कर लेते हैं. एंड टी एंड बी, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो बनाते हैं एडाप्टिव इम्यूनिटी, बिकॉज ये किसी भी चीज़ को इनगल्फ नहीं करते, ये सोच समझ के स्पेसिफिक चीज़ों को जिनके रिसेप्टर्स लगे होते हैं उनको इनगल्फ करते हैं. अक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है और इसमें बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आते हैं. सो अक्वायर्ड इम्यूनिटी इज़ मेड अप ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स. बी लिम्फोसाइट्स वो सेल होते हैं जो कि एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, और टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो का काम है सेल्यूलर रेस्पॉन्स, यानी इन सेल से केमिकल्स निकलते हैं टी लिम्फोसाइट से जो बैक्टीरिया का जो कि बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं. ऐसे टी सेल्स को कहते हैं साइटोटॉक्सिन टी सेल्स या CD8, साइटोटॉक्सिन टी सेल्स जो बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं. दूसरे टी सेल हेल्प करते हैं बी सेल्स को, दूसरे टी सेल्स हेल्प करते हैं बी सेल्स को प्रोड्यूस एंटीबॉडी, इनको कहते हैं टी हेल्पर सेल और CD4. और ये अक्वायर्ड इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, इनेट इम्यूनिटी से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. इनेट इम्यूनिटी इज़ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जैसे कि इनेट इम्यूनिटी में थी स्किन, ह्यूमन स्किन. तो ये जब से हम पैदा हुए तब से हमारे पास है, तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है. एंड जो अक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होती है. ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस. ये अक्वायर्ड एडाप्टिव इम्यूनिटी रीड कर लेते हैं. इन एडिशन टू जर्नलाइज मैंने एक्सप्लेन कर दिया कैसे कि किसी पे भी स्पेसिफिक नहीं होती. द ह्यूमन बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू डेवलप एक्सट्रीमली पावरफुल specific immunity against individual invading agents such as lethal bacteria, dangerous bacteria, viruses, toxin, and even foreign tissues from the other animals. This is called acquired or adaptive immunity. Acquired immunity is caused by a special immune system that form antibodies and or activated lymphocytes that attack and destroy the specific invading organism or toxin. जो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं या स्पेसिफिक मतलब फॉरेन पार्टिकल पे अटैक करते हैं. इट इज़ विथ अक्वायर्ड इम्यूनिटी मैकेनिज्म एंड सम ऑफ इट्स एसोसिएटेड रिएक्शंस, स्पेशली द एलर्जीज डेट दिस चैप्टर इज कंसर्न. Acquired immunity can often bestow extreme
protection. For instance, certain toxins such as the paralytic botulinum toxin or the tetanizing toxin of tetanus can be protected against in doses as high as 1 lakh times the amount that could be lethal without immunity. मतलब इम्यूनिटी की वजह से हमें बहुत फ़ायदा होता है. जो मतलब इम्यूनिटी के बगैर जो चीज़ हमें नुकसान पहुंचा सकती है, उसकी 10 टाइम डेंजरस चीज़ भी हमें इम्यूनिटी के साथ नुकसान नहीं पहुंचा सकती. ये बहुत मेन बात बोली है मैंने. दिस इज़ द रीज़न द ट्रीटमेंट प्रोसेस नोन एज इम्यूनाइजेशन इज़ सो इम्पोर्टेंट इन प्रोटेक्टिंग ह्यूमन बीइंग अगेंस्ट द डिजीज़ एंड अगेंस्ट टॉक्सिन्स. मतलब इम्यूनाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है ह्यूमन को प्रोटेक्ट करने के लिए. मतलब एक मच्छर जितनी चीज़ भी जितना आपको नुकसान इम्यूनिटी के बगैर पहुंचाएगी, वो इम्यूनिटी के साथ उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकती. वो बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा सकती क्योंकि इम्यूनिटी उससे फाइट करेगी. बेसिक टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, हार्मोनल एंड सेल मीडिएटेड. जो अक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है उसमें बी सेल्स हैं एंड टी सेल्स. बी सेल्स से एंटीबॉडीज़ बनती हैं और ब्लड में रिलीज़ हो जाती हैं और सर्कुलेट इन द ब्लड. दिस इज़ नोन एज हेमोरल इम्यूनिटी and humoral system. And T cells are cell mediated component of acquired immunity. ये allied है because T cells की एक टाइप B cells की हेल्प भी करती है. T helper cells जो मैंने बताया था, मतलब साथ साथ ये allied है, मतलब साथ साथ काम करते हैं. T cells दो तरह के होते हैं. एक साइटोटॉक्सिन्स T cells जिन्हें CD8 भी कहते हैं और दूसरे T helper cells जिन्हें CD4 कहते हैं. Two basic but closely allied type of acquired immunity occur in the body. In one of these, the body develops circulating antibodies. B cells बनाते हैं which are globulin molecules in the blood plasma that are capable of attacking the invading agent. This type of immunity is called humoral immunity and or B cell immunity because B lymphocyte produce the antibodies. The second type of acquired immunity is achieved through the formation of large number of activated T lymphocyte that are especially craft the lymph node to destroy the foreign agent. This type of immunity is known as cell mediated immunity or T cell immunity because the activated lymphocytes are T lymphocytes. दो तरह के lymphocyte होते हैं, B जो एंटीबॉडीज बनाते हैं और T जो सेल को किल करते हैं. We shall see shortly that both the antibodies and the activated lymphocyte are formed in the lymphoid tissue of the body. Let us discuss the initiation of the immune processes by antigen. Both types of acquired immunity are initiated by antigens. Acquired immunity दो तरह की होती है, एक होमोरल और दूसरी सेल मीडिएटेड जो मैंने बताया. ये दोनों बॉडी में तब इफेक्टेड होती हैं कोई एंटीजन एक्सपोजर होता है, क्योंकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी उस वक्त बनती है जब बॉडी एक्सपोज होती है किसी प्रोटीन किसी एंटीजन के साथ. बॉडी एक्सपोज होगी तो ही ये एंटीबॉडीज़ बनेंगी. कोई भी ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर होता है तो पहले वहाँ उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है, फिर टी या बी सेल्स एक्टिवेट होते हैं. जब कोई एंटीजन आती है तो एंटीजन इज़ एनीथिंग विच हैज़ कैपेसिटी टू इनिशिएट द इम्यून सिस्टम. एंटीजन ऐसी चीज़ है जो इम्यून सिस्टम इनिशिएट कर सकती है. हमारी बॉडी में कोई फॉरेन प्रोटीन इंटर हो सकता है तो वो पूरी प्रोटीन एंटीजेनिक ना हो, उसका छोटा सा पार्ट, ये पूरी प्रोटीन इंटर हुई है, इसका छोटा सा पार्ट एंटीजेनिक है, तो ये भी टी या बी सेल्स को एक्टिवेट कर सकता है. एंड इस पोर्शन को कहते हैं एपिटोज. इस मतलब स्मॉल पीस ऑफ एंटीजन विच कैन ट्रिगर और इनिशिएट द इम्यून रिस्पॉन्स बिकॉज एक्वायर्ड इम्यूनिटी डज नॉट डेवलप until आफ्टर इन्वेजन ऑफ बाय अ फॉरेन ऑर्गेनिज्म और टॉक्सिन. इससे पहले तो मतलब जब तक कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म और टॉक्सिन एंटर नहीं होगा acquired immunity एक्टिवेट नहीं होगी. इट इज़ क्लियर दैट द बॉडी मस्ट हैव सम मैकेनिज्म फॉर रिकॉग्नाइजिंग दिस इन्वेजन. ईच टॉक्सिन और ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑलमोस्ट ऑलवेज कंटेन वन और मोर स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड इन इट्स मेकअप डेट आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर कंपाउंड्स. एक छोटा सा पीस भी हो सकता है. इन जनरल दीज प्रोटीन आर लार्ज पॉलीसेक्राइड्स एंड इट is they initiate the
acquired immunity. These substances are called antigens, antibody generators. जो कि तो मतलब इंटर होता है, ये एंटीजन होती है जिसको बॉडी रिकॉग्नाइज करेगी. अगर ये सेल्फ एंटीजन है तो इस पर अटैक नहीं होगा, अगर फॉरेन है तो इस पर अटैक होगा. फॉर अ सब्सटेंस टू बी एंटीजेनिक इट यूजुअली मस्ट हैव अ हाई मॉलिक्यूलर वेट, 8000 और ग्रेटर मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए, डेल्टन. Furthermore, the process of antigenicity usually depends on regularly recurring molecular groups called epitopes. मतलब वो piece जिसको body मतलब small piece of antigen which can trigger or initiate the immune response. On the surface of the large molecule, this also explains why protein and large polysaccharide are almost always antigenic, because both of these have the stereochemical characteristics. Lymphocytes are responsible for acquired immunity. T and B and T lymphocytes are responsible for acquired immunity. Lymphocyte दो तरह के होते हैं, B and T. जिनमें किसी भी रीज़न की वजह से लिम्फोसाइट नहीं होते उनमें अक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती. अगर अक्वायर्ड इम्यूनिटी नहीं होगी तो इंसान किसी इन्फेक्शन से मर जाएगा. अक्वायर्ड इम्यूनिटी इज़ अ प्रोडक्ट एट द बॉडीज लिम्फोसाइट्स in people who have a genetic lack of lymphocyte or those lymphocytes have been destroyed by radiation and or chemicals. No acquired immunity can develop. Acquired immunity उनमें बनेगी ही नहीं. And within days after birth, such a person dies of fulminating bacterial infection unless treated by heroic measures. Therefore, it is clear that lymphocytes are essential for survival of human being. वरना इंसान मर जाएगा. The lymphocytes are located extensively in the lymph nodes. कि lymphocyte lymph node में नज़र आते हैं. They are found in special lymphoid tissues such as spleen, submucosal area of gastrointestinal tract, thymus, bone marrow. The lymphoid tissues is distributed advantageously in the body to intercept invading organism or toxin they can spread too widely. In most instances, the invading agent first enter the tissue fluids and they carried by lymph vessels की मदद से वो lymph node में जाता है and other lymphoid tissues में जाता है. The lymphoid tissues of the gastrointestinal wall is exposed immediately to antigen invading from gut. The lymphoid tissues में ये B and T cells आ जाते हैं. lymphoid tissues में सारे body के like thorax, thorax and pharynx, the tonsils and adenoids is well located in intercept antigen that enter by the way of the upper respiratory tract. The lymphoid tissue in the lymph node is exposed to antigen that invade the peripheral tissue of the body. And finally, the lymphoid tissue of spleen, thymus and bone marrow play a specific role. अगर दूसरे जो lymphoid बीच में lymphoid tissues होते हैं, gastrointestinal wall, pharynx, thorax, तो इनसे अगर कोई ऑर्गेनिज्म बच के फॉरेन एंटीजन बच के निकल जाता है ब्लड में, तो यहाँ पे भी कुछ लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं जो कि स्प्लीन में होते हैं, थाइमस में होते हैं और बोन मेरो में होते हैं. रोल ऑफ इंटरसेप्टिंग एंटीजेनिक एजेंट डेट हैव सक्सीड इन रीचिंग, जो ब्लड में आ जाते हैं इनको फिर ये यहाँ पे जो वो होते हैं लिम्फॉइड टिश्यू, उनके टी एंड बी सेल्स किल कर देते हैं. जैसे कि ये दो जो टी एंड बी सेल्स हैं, ये दोनों बनते हैं हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल से बोन मेरो में. ये पहले बी सेल्स की स्टोरी सुन लेते हैं. बी सेल बन के फिर निकलता है सर्कुलेशन में, फिर सर्कुलेशन से वो जाता है वो लिम्फ नोड में. एंड लिम्फ नोड में कोई एंटीजन ऐसे नज़र आएगी और वो फॉरेन एंटीजन होगी, तो ये बी सेल तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा और प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लाज्मा सेल बनाएंगे एंटीबॉडीज़, और वो एंटीबॉडीज़ इस एंटीजन को किल कर देगी. और टी सेल्स भी इन्हीं
बोन मेरो में बनता है हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल से। फिर इसके जो टी सेल्स के प्रीकर्सर होते हैं वो जाते हैं थाइमस में, और यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग होती है, मतलब इनको सेल्फ एंटीजन सारे दिखाए जाते हैं कि ये सेल्फ एंटीजन है, इन पे अटैक नहीं करना, सारे फेमिलराइज करवाया जाता है सारे सेल्फ एंटीजन से। फिर इसकी जब ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो इसे लिम्फ नोड में भेजा जाता है, और लिम्फ नोड में अगर इसे कोई मतलब सेल्फ एंटीजन नज़र आ जाता है, जैसे ये सेल्फ एंटीजन है तो इन पे अटैक नहीं करेगा, कोई फॉरेन एंटीजन इसे नज़र आएगा तो फ़ौरन उस पर या तो ये अटैक कर देगा, अगर इसने फ़ौरन केमिकल्स रिलीज़ करके इस पर अटैक कर दिया तो ये साइटोटॉक्सिन टी सेल है, मतलब CD8 है। और अगर ये CD4 हुआ यानी टी हेल्पर सेल हुआ तो ये बी सेल की हेल्प करेगा, मतलब प्लाज्मा सेल की हेल्प करेगा एंटीबॉडीज़ बनाने में। तो ये इसकी स्टोरी होती है। Two types of lymphocyte promote cell-mediated immunity or humoral immunity, the T and B lymphocyte. T lymphocyte cell-mediated immunity and B lymphocyte humoral immunity. Although most lymphocytes in normal lymphoid tissue look alike when studied under a microscope, these cells are distinctly divided into two major populations. One of the population is T lymphocyte, which is responsible for forming the activated lymphocyte that provide cell-mediated immunity, and the other population B lymphocyte, which is responsible for forming antibodies that provide humoral immunity. ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। Both types of lymphocyte are derived originally in the embryo from pluripotent hematopoietic stem cell that from common lymphoid progenitor cells as one of their most important offspring as they differentiate. Almost all of the lymphocyte that are formed eventually end up in the lymphoid tissue. ये बोन मेरो में बन के सर्कुलेशन से गुजर के थाइमस से गुजर के टी सेल्स लिम्फॉइड टिश्यूज़ में जाते हैं, और बी सेल्स डायरेक्ट लिम्फॉइड टिश्यू में जाते हैं, थाइमस से नहीं गुजरते। बट बिफोर गोइंग सो दे आर फर्दर डिफ्रेंशिएटेड एंड प्री प्रोसीड इन द फॉलोइंग वे। द लिम्फॉइड प्रोजेनिटर cells that are distinct to eventually form activated T lymphocytes first migrate and pre-proceed in the thymus gland. T lymphocyte जो बनने होते हैं वो पहले thymus gland के पास जाते हैं. Thus they call T lymphocyte to designate the role of the thymus. They are responsible for cell-mediated immunity. The other population of lymphocyte, the B lymphocytes that are destined to form antibodies are pre-proceed in the liver during mid-fetal life. मतलब मिड फीटल लाइफ में ये जो बी सेल्स होते हैं वो लिवर में प्री प्रोसीड होते हैं, प्रिपेयर होते हैं एंड इन द बोन मेरो इन लेट फीटल लाइफ, फिर बोन मेरो में आ जाते हैं और आफ्टर बर्थ भी यहीं पे रहते हैं. मतलब मिड फीटल लाइफ में सिर्फ लिवर में होते हैं ये, लिवर में फिर जब लेट फीटल लाइफ या आफ्टर बर्थ ये बोन मेरो में आ जाते हैं. दिस पॉपुलेशन ऑफ सेल्स वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन बर्ड्स. ये पहले बी सेल्स बर्ड में डिस्कवर हुए थे, बर्ड के बुर्सा ऑफ फेबिकियस में डिस्कवर हुए थे, इसीलिए इन्हें बी लिम्फोसाइट कहा गया था. इनका नाम इसी वजह से वो पड़ा था, टू डेजिग्नेट द रोल ऑफ बुर्सा, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमरल इम्यूनिटी, lymphocyte formation, T lymphocyte and the antibodies. Processing of the T and B lymphocyte. Although all lymphocyte in the body originate from lymphocyte committed stem cell से बनते हैं, सारे बोन मेरो में बनते हैं. Embryo of the embryo, these stem cell are themselves incapable of forming indirectly either. ये खुद नहीं बना सकते एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट और एंटीबॉडीज़, ये खुद नहीं बना सकते. पहले ये डिफ्रेंशिएट होंगे टी एंड बी लिम्फोसाइट्स में, फिर आगे बढ़ेंगे. बिफोर दे कैन डू सो दे मस्ट बी फर्दर डिफ्रेंशिएटेड इन द अप्रोप्रिएट प्रोसेसिंग एरियाज एज फॉलोज. अगर ये टी लिम्फोसाइट बनेंगे तो पहले थाइमस में जाएंगे, फिर इनकी वो ट्रेनिंग होगी वगैरह जो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. थाइमस ग्लैंड प्री प्रोसेसिंग द टी lymphocytes. The T lymphocyte after originate in the bone marrow first migrate to the thymus gland. Here they divide rapidly and at the same time they develop extremely diversity for reacting against different specific antigens. इनकी ट्रेनिंग होती है जो मैं पहले शॉर्ट में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. दिस इज़ वन थाइमिक
lymphocyte develop specific reactivity against one antigen. Then the next lymphocyte develop specificity against another antigen. This continues until there are thousands of different type of thymic lymphocyte with different reactivities अगेंस्ट मैनी थाउजेंड ऑफ डिफरेंट एंटीजन. मतलब सेल्फ एंटीजन से दिखाई जाती हैं, ऐसे सारी इन पर अटैक नहीं करना. दीज डिफरेंट टाइप ऑफ प्री प्रोसेसिंग टी लिम्फोसाइट नाउ लीव द थाइमस एंड इनकी जब ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो ये थाइमस छोड़ देते हैं एंड स्प्रेड बाय द वे ऑफ द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी टू द लॉज ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू एवरीवेयर. हर लिम्फॉइड टिश्यू में फिर ये चले जाते हैं बॉडी के. द थाइमस आल्सो मेक सर्टेन दैट एनी टी लिम्फोसाइट लीविंग द थाइमस विल नॉट रिएक्ट अगेंस्ट प्रोटीन और अदर एंटीजेंस डेट आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑन टिश्यू. वो सारी इसे दिखाई जा चुकी हैं जिन पे ये रिएक्ट नहीं करता. अदरवाइज टी लिम्फोसाइट कुड बी लीथल. अगर ये इसकी ट्रेनिंग ना होती तो ये बहुत डेंजरस हो सकता था और ये अपनी बॉडी के एंटीजेंस पे अटैक करता और इस डिज़ीज़ को कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ ऑन बॉडी इन ओनली अ फ्यू डेज और ख़त्म कर देता. The thymus select which T lymphocyte will be released by first mixing them with virtually all the specific self antigen from the body's on tissue. If the lymphocyte react, it is destroyed and phagocytized instead of being released. जब इसकी ट्रेनिंग हो रही होती है तो इसे सारी वो दिखाई जाती हैं एंटीजेंस कि ये हमारी बॉडी के एंटीजन हैं. अगर ये बॉडी के एंटीजन पे रिएक्ट करेगा तो इसको उसी वक्त फेगोसाइटाइज कर दिया जाता है, इसे ख़त्म डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है. और अगर ये रिएक्ट नहीं करेगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा तो इसे आगे प्रोसीड किया जाता है. This happened up to 90% of the cell. Thus the only cell that are finally released are those that are non-reactive against the body's own antigen. जो रिएक्ट नहीं करेंगे वही रिलीज किए जाएंगे सर्कुलेशन में. They react only against antigens from an outside source. अगर इनको फॉरेन एंटीजन दिखाई जाए तभी ये रिएक्ट करेंगे, such as from bacterium, a toxin or even transplanted tissue from another person. Most of the pre-processing of T lymphocyte in the thymus occur shortly before birth of a baby. ये पहले ही इंसान की मतलब पैदा होने से पहले ही इन्हें ये एंटीजेंस दिखाई जाती हैं. थाइमस अपना काम कर लेता है फॉर अ फ्यू मंथ्स आफ्टर बर्थ. Beyond this period, removal of the thymus gland diminishes but does not eliminate the T lymphocyte immune system. However, removal of thymus several months after birth can prevent development of cell mediated immunity. ये मतलब इससे तकरीबन अगर इसको रिमूव भी किया जाए बर्थ के बाद तो ये मतलब टी लिम्फोसाइट की आधी ट्रेनिंग हो चुकी होती है, ये अपनी एंटीजेंस को पहचानते हैं. बिकॉज दिस सेलुलर टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन सच एज हार्ट, किडनी. One can transplant organ with much less likelihood of rejection if the thymus is removed from an animal a responsible time before. अगर इसे बिफोर बर्थ निकाल दिया जाए तो इसके मतलब इसकी ट्रेनिंग नहीं होती और दूसरा कोई ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन डाल दिया जाए तो रिजेक्शन भी नहीं होगी. मतलब ये टी लिम्फोसाइट्स की ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होती क्योंकि बिफोर बर्थ इसकी ट्रेनिंग हो जाती है. अगर बिफोर बर्थ ही निकाल दिया जाए तो इसकी ट्रेनिंग नहीं होती. लिवर एंड बोन मेरो प्रोसेसेस द बी लिम्फोसाइट्स. Much less is known about the detail of pre-processing B lymphocyte than for pre-processing T lymphocyte. T lymphocyte की pre-processing डिटेल में लिखी हुई है मगर B lymphocyte का कम पता है. In the human being, B lymphocyte are known as pre-processing in liver. liver में इसकी pre-processing होती है mid fetal life में, फिर ये bone marrow में आ जाते हैं late fetal life में and after birth. B lymphocyte are different from T lymphocyte in two ways. दो तरह से इनकी दो डिफरेंसेस हैं. Instead of whole cell developing reactivity against the antigen is occur for the T lymphocyte पूरा सेल रिएक्टिविटी शो करता है बट B lymphocyte एक्टिवली सीक्रेट एंटीबॉडी सीक्रेट करता है फॉर डेट आर द रिएक्टिव एजेंट्स जो उसको एंटीजन को किल करती हैं. These agents are large portions of molecule that are capable of combining with and destroying antigenic substance.
सेकंड बी लिम्फोसाइट्स हैव बीन ग्रेटर डाइवर्सिटी, की बहुत ग्रेटर ज़्यादा डाइवर्स होता है टी सेल से, बिकॉज दे कैन आइडेंटिफाई मोर एंटीजेंस, thus forming many millions of types of B lymphocyte antibodies with different specific reactivities. After pre-processing, the B lymphocyte like the T lymphocyte migrate to lymphoid tissue throughout the body. ये lymph node यानी lymphoid tissues में चले जाते हैं दोनों. They lodge near but slightly removed from the T lymphocyte area. दोनों होते हैं मगर थोड़ा सा दूर होते हैं. टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज रिएक्ट हाईली स्पेसिफिकली अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन रोल ऑफ लिम्फोसाइट क्लोन्स. व्हेन स्पेसिफिक एंटीजन्स कम इन कांटेक्ट विथ लिम्फ नोड में ये सारा प्रोसेस होता है. ये टी लिम्फोसाइट, ये बी लिम्फोसाइट, ये एंटीजन, इन तीनों का इंटरेक्शन होता है लिम्फ नोड में. lymphocyte in the lymphoid tissue, certain of the T lymphocyte become activated to form activated T cells and certain of the B lymphocyte become activated to form antibodies. ये T lymphocyte एक्टिवेट होते हैं जैसे ही इनका इंटरेक्शन होता है एंटीजन से, तो ये T lymphocyte एक्टिवेट होते हैं T सेल्स में और ये B lymphocyte एंटीबॉडीज़ बना देते हैं एक्टिवेट होके. The activated T cells and antibodies in turn react highly specifically against the particular type of antigens that initiate their development. The mechanism of this specificity is the following. Millions of specific type of lymphocyte are stored in lymphoid tissues. Millions of different types of performed B lymphocyte and performed T lymphocyte that are capable of performing highly specific types of antibodies and T cells have been stored in the lymph tissues. बहुत सारे lymphocytes store होते हैं lymphoid tissues में, as explained earlier. Each of these performed lymphocytes is capable of forming only one type of antibody and और वन टाइप ऑफ टी सेल्स विद अ सिंगल टाइप ऑफ स्पेसिफिसिटी. ये स्पेसिफिक होते हैं, मतलब ये बी सेल है, इस पर स्पेसिफिक तरह की वो रिसेप्टर लगा होगा तो इस पर इसी तरह की एंटीजन अटैच हो जा सकती है. जैसे ये है, इस पर इसी तरह के एंटीजन, ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं और एक तरह के एंटीजन के साथ काम करते हैं. मतलब इस तरह के एंटीजन आई है तो ये एक्टिव हो जाएंगे, इस तरह के एंटीजन आई है लिम्फ नोड में तो ये एक्टिव हो जाएंगे. And only the specific type of antigen with which it can react can activate it. Once the specific lymphocyte is activated by its antigen, it reproduces widely. जैसे ही ये एंटीजन आएगी ये लिम्फोसाइट एक्टिवेट होगा और ये डिवाइड करना शुरू कर देगा अपने जैसे बहुत ज़्यादा, रिप्रोड्यूस वाइडली, फॉर्मिंग टर्मेंडियस नंबर ऑफ डुप्लीकेट लिम्फोसाइट. अपनी क्लोन्स, इसको क्लोन्स भी बोल सकते हैं, क्लोन्स बना देगा डुप्लीकेट. इफ़ इट इज़ अ बी लिम्फोसाइट, इज प्रोजेनी will eventually secrete the specific type of antibody that it then circulate throughout the body. फिर ये एंटीबॉडी बना देगा. If it is a T lymphocyte, its progeny are specific sensitized T cells that are released into the lymph and then carried to the blood and circulated through the tissues fluid and back into the lymph, sometimes circulating around and around in the circuit for months or year. All the different lymphocytes that are capable of forming one specific antibody, जो एक specific antibody बना सकते हैं, और T cell that are called clone of lymphocytes. मतलब ये जो divide हो रहे हैं ये इनके clone बना रहे हैं. This is the lymphocyte in each clone are alike, एक जैसे होते हैं, and are derived originally from one or few early lymphocytes of its specific type. Origin of many clones of lymphocyte. Only several hundred to a few thousand genes code for million of the different type of antibodies and T lymphocytes. At first, it was mystery how it was possible to so few genes to code millions of different specificities of antibodies, molecule or T cells that are produced by the lymphoid tissues. तो ये बहुत थोड़े कोड लगे होते हैं. ये रीअरेंज होके जो एंटीबॉडीज़, अलग अलग तरह के एंटीबॉडीज़, बहुत वाइड रेंज ऑफ एंटीबॉडीज़ बना सकते हैं थोड़े से कोड. स्पेशली व्हेन वन कंसिडर a single gene is usually necessary for the formation of each different type of protein. This mystery has now been solved.
मतलब ये रीअरेंज होके बना रहे हैं. द होल जीन फॉर फॉर्मिंग ईच टाइप ऑफ टी सेल एंड बी सेल इज नेवर प्रेजेंट इन द ओरिजिनल स्टेम सेल फ्रॉम विच द फंक्शनल इम्यून सिस्टम आर फॉर्म्ड इन स्टीड. ये सारा जेनेटिक्स का लिखा हुआ है. ये सारा बस यही है कि रीअरेंज होकर बहुत वाइड रेंज ऑफ एंटीबॉडीज़ बनाते हैं. मैकेनिज्म फॉर एक्टिवेटिंग अ क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट. ईच क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट इज रिस्पॉन्सिव टू ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ एंटीजन के लिए रिस्पॉन्सिव होता है और टू सेवरल सिमिलर एंटीजन डेट हैव ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द सेम स्टीरियोकेमिकल characteristics. The reason of this is is the following. In case of B lymphocyte, each of these has to surface of its cell membrane about 1 lakh antibody molecule that will react highly specifically with only one specific type of antigen के साथ react करते हैं. Therefore when the appropriate antigen comes along, जब वो specific antigen आती है, it immediately attaches to the antigen in the cell membrane. It leads to activation process, which we will discuss in details. In the case of T lymphocytes, molecules similar to antibodies called surface receptor protein or T cell maker. इस पे T cells के surface पे specific तरह की प्रोटीन लगी होती है. Surface receptor protein are on the surface of the T cells membrane, and these are also highly specific for one specified activating antigen. An antigen therefore stimulate only those cells that have complementary receptor for the antigen and are already committed to response it. जैसे कि ये है, ये B cells हैं, ये B cell हैं. ये बी सेल ट्राइंगल शेप के रिसेप्टर्स के साथ मतलब एंटीजन्स के साथ बाइंड करेगा. ये सर्किल शेप के और ये स्क्वायर शेप के. ये एंटीजन यहाँ पे जो आई हैं लिम्फ नोड में वो हैं सर्किल टाइप की. तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और इनके साथ बाइंड करेगा और ये अपनी क्लोन्स बना देगा, डिवाइड हो जाएगा. बहुत सारे मतलब वाइड रेंज में डिवाइड हो जाएगा और ये सारे इन एंटीजन्स के साथ बाइंड हो जाएंगे. ऐसे चलता है ये. रोल ऑफ मैक्रोफेज इन एक्टिवेशन प्रोसेस. मतलब कभी कभी एंटीजन डायरेक्ट इंटरेक्ट विथ बी और टी सेल्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करती. लिम्फ नोड में जहाँ बी सेल्स होते हैं, टी सेल्स होते हैं, एंटीजन होती है, वहाँ मैक्रोफेजेस भी होते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करते ये बी सेल्स या टी सेल्स. तो ये पहले जो ये एंटीजन है इसको मैक्रोफेज इनगल्फ कर लेते हैं और इसके जो पार्ट्स होते हैं मतलब इसके पीसेस शो करवाते हैं लिम्फोसाइट को. फिर ये लिम्फोसाइट वो एंटीबॉडीज़ बना देता है. तो यहाँ मैक्रोफेज एक्ट लाइक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. ये बी लिम्फोसाइट को प्रेजेंट करवाते हैं और ये एंटीबॉडीज़ बना देता है. Aside from the lymphocyte in lymphoid tissue, literally millions of macrophages are also present in same tissue. बहुत सारे macrophages भी present होते हैं. These line the sinusoid of the lymph nodes, spleen and other lymphoid tissues. They lie in opposition to many of the lymph node lymphocytes. Most invading organisms are fast phagocytized and partial digested by macrophages, and the antigenic product are liberated in the macrophages cytosol. फिर ये macrophages then pass these antigen by cell to cell contact directly to lymphocytes को दिखाते, then leading to activation of specified lymphocytic clones. The macrophages in addition secrete special activating substance. ये macrophages interleukin 1 भी secrete करते हैं, रिलीज़ करते हैं. स्पेसिफिक लिम्फोसाइट की ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन भी करवाते हैं. मतलब ये रिलीज़ करके इंटरल्यूकिन 1 ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन करवाता है ये स्पेसिफिक लिम्फोसाइट की. रोल ऑफ टी सेल्स इन एक्टिवेशन ऑफ द बी लिम्फोसाइट्स. 2 तरह के टी सेल्स होते हैं, एक टी हेल्पर सेल्स और दूसरे साइटोटॉक्सिन्स. टी हेल्पर सेल्स बी सेल्स की हेल्प करवाते हैं एंटीबॉडीज़ बनाने में. मोस्ट एंटीजन एक्टिवेट बोथ
बोथ टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। कुछ एंटीजन्स ऐसी होती हैं जो आती हैं और दोनों को एक्टिवेट कर देती हैं एट द सेम टाइम। सम ऑफ द टी सेल्स डेट आर फॉर्म्ड कॉल्ड टी हेल्पर सेल्स होते हैं, वो सीक्रेट स्पेसिफिक सब्सटेंस कलेक्टिवली कॉल्ड लिम्फोकाइंस डेट एक्टिवेट स्पेसिफिक बी सेल्स। फिर ये दोनों को एक्टिवेट करवाती है और जिस टी सेल को ये एक्टिवेट करवाती हैं वो जाके कुछ सब्सटेंस रिलीज़ करता है जिनको हम कहते हैं लिम्फोकाइंस। ये जाके करवाते हैं स्पेसिफिक बी सेल्स को एक्टिवेट करवाते हैं ये भी जाके। Indeed, without the aid of these helper T cells, the quantity of antibodies formed by the lymphocyte is क्योंकि ये बी सेल्स इतनी ज़्यादा लिम्फोसाइट नहीं बना पाती सिर्फ इस एंटीजन के आने से, तो इसीलिए ये एंटीजन टी सेल्स को भी एक्टिवेट करते हैं जो इनकी हेल्प करता है। वी डिस्कस दिस अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टी हेल्पर सेल्स एंड बी सेल्स विच डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ इम्यूनिटी। Specific attributes of the B lymphocyte system, humoral immunity and the antibodies, formation of antibodies by plasma cells। B lymphocyte एक्टिवेट होके लिम्फोब्लास्ट बनाते हैं, फिर उससे कुछ सेल्स प्लाज्मा ब्लास्ट बना देते हैं और कुछ वापस बी सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो प्लाज्मा ब्लास्ट बनाते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्लाज्मा सेल में, फिर वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। ये रीड कर लेते हैं। बिफोर द एक्सपोजर टू स्पेसिफिक एंटीजन द क्लोन्स ऑफ बी lymphocyte remain dormant in the lymphoid tissue. On entry of foreign antigen, macrophages of the lymphoid tissue phagocyte the antigen and then pass it to the adjacent B lymphocyte. Phagocyte मतलब मैक्रोफेज उसको इनगल्फ करके फिर उसके पीसेस उसको दिखाता है, प्रेजेंट करता है। In addition to antigen is present to T cells at the same time and activated helper T cells are formed. These helper cells are also contribute to extreme activation of B cells as we discussed fully. Those B lymphocyte specific for an antigen immediately enlarge and take on appearance। ये बी लिम्फोसाइट जैसे ही वो एंटीजन एंटर होता है लिम्फोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सम ऑफ द लिम्फोब्लास्ट फर्दर डिफ्रेंशिएट फ्रॉम फॉर्म प्लाज्मा ब्लास्ट, कुछ बना देते हैं विच आर प्रीकर्सर ऑफ प्लाज्मा सेल्स। In the plasma blast, the cytoplasm expand and the rough endoplasmic reticulum vastly proliferates. The plasma blast then begin to divide at a rate of once every 10 घंटों में एक बार डिवाइड होता है for about 9 divisions, giving in 4 days a total population of about 500 cells for each original plasma blast. 4 दिनों में 500 प्लाज्मा सेल्स बन जाते हैं प्लाज्मा ब्लास्ट में से। द मेच्योर प्लाज्मा सेल देन प्रोड्यूसेस गामा ग्लोब्यूलिन एंटीबॉडीज़ एट एन एक्सट्रीमली रैपिड रेट। फिर जब ये बन जाते हैं तो ये बहुत मतलब प्लाज्मा सेल बहुत रैपिडली काम करते हैं, मतलब हर सेकेंड में 2000 मॉलिक्यूल्स ऑफ एंटीबॉडीज़ बना सकते हैं पर सेकेंड for each plasma cell. In turn, the antibodies are secreted in the lymph में secrete की जाती हैं antibodies and carried to the circulating blood. This process continues for several weeks or days until finally exhaustion and death of the plasma cell occur. ये जब तक प्लाज्मा सेल की डेथ नहीं होती ये प्रोसेस चलता रहता है। फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी सेल, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी रेस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रेस्पॉन्स। मेमोरी सेल्स क्या हैं? यहाँ पे मैंने बताया कि जो लिम्फोब्लास्ट हैं वो सम ऑफ द लिम्फोब्लास्ट लिखा हुआ है प्लाज्मा ब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। बाकी का क्या होता है? बाकी वापस बी सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और जाके मेमोरी सेल्स बना देते हैं। अ फ्यू ऑफ लिम्फोब्लास्ट फॉर्म बाय द एक्टिवेशन ऑफ अ क्लोन of B lymphocyte do not go on the plasma cell but instead form moderate number of new B lymphocytes similar to those of the original clone। मतलब B cells बना देते हैं। In other words, the B cell population of a specifically activated clone become greatly enhanced and the new B lymphocytes are added to original lymphocytes of the same clone. They also circulate throughout the body to populate all the lymphoid tissue।
ये सर्कुलेशन में चले जाते हैं, फिर बी लिम्फोसाइड सर्कुलेशन में घूमते हैं. इम्यूनोलॉजिकली however they remain dormant until activated once again by a new quantity of same antigen. फिर जब यही एंटीजन, इसी किस्म की एंटीजन दोबारा आती है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं. These lymphocytes are called memory cells. वो लिम्फोसाइट जो पहले एक्सपोजर पे बन के फिर तो उनकी मतलब निशानदेही करके फिर बी लिम्फोसाइट में कन्वर्ट हुए मेमोरी सेल मतलब फिर अटैक करने के लिए सर्कुलेशन में घूम रहे हैं, उनको कहते हैं मेमोरी सेल. सब्सिक्वेंट एक्सपोजर टू द सेम एंटीजन विल कम अ मच मोर रैपिड एंड much more potent antibody response this second time around because there are many more memory cells than there were original B lymphocyte of the specific clone. मतलब जब पहली बार वो आया था एंटीजन, तो ये पहली बार एंटीजन आया तो उन्होंने समझने में ही देर लगा दी, और एंटीबॉडीज़ जब तक बनी 10 दिनों तक तो सिर्फ प्रोसीजर होता गया. फिर प्राइमरी रिस्पॉन्स शो हुआ, फिर ये चला गया तो वापस ये नीचे, एंटीबॉडी ख़त्म हो गई तो वापस नीचे आ गया. अब सेकंड एक्सपोजर ये बिल्कुल टाइम नहीं लेगा, और एंटीबॉडीज़ क्योंकि इसके मेमोरी सेल्स सर्कुलेशन में मौजूद हैं, इसने बिल्कुल टाइम नहीं लिया और एंटीबॉडीज़ बना के सेकेंडरी रिस्पॉन्स बहुत रैपिड होता है क्योंकि मेमोरी सेल्स मौजूद हैं. For forming antibodies that occur in the first and second. Note that first week delay in the appearance of primary response में एक week delay हो रही थी. Its weak potency and its short life. The secondary response by contrast begin rapidly after exposure of antigen. Rapidly secondary response में काम होता है इस पर potent and form antibodies for many months rather than only few weeks. और ये जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो बहुत मंथ तक रहती हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स वाली. The increased potency and duration of the secondary response explained why immunization is usually accomplished by injecting antigen in multiple doses, with periods of several weeks and several months between injection. And nature of antibodies. Antibodies are gamma globulins होती हैं, इनको immunoglobulins भी कहते हैं. ये इस इम्यूनोग्लोबिन को रिप्रेजेंट करते हैं IG से. दे हैव मॉलिक्यूलर वेट बिटवीन 1,60,000 to 9,70,000 के दरमियान होता है. They usually constitute about 20% of all plasma protein. प्लाज्मा प्रोटीन का जितनी प्लाज्मा प्रोटीन है उसमें से 20% होगा वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होंगी. All the immunoglobulins are composed of combination of light and heavy polypeptides. ये मतलब ये हेवी पॉलीपेप्टाइड है, ये लाइट ये दोनों हेवी हैं और ये दोनों लाइट हैं. मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लाइट एंड 2 हैवी चेन्स, ये 2 हैवी हैं और 2 लाइट है. सम ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैव कॉम्बिनेशन ऑफ एज मेनी एज 10 हैवी एंड 10 लाइट. ये जनरली ऐसे होता है मगर कभी कभी 10 लाइट 10 हैवी हो सकती हैं, विच गिव राइज टू हाई मॉलिक्यूलर वेट इम्यूनोग्लोबुलिन्स. Yet in all immunoglobulins, each heavy chain is parallel by the light chain at one of its end. ये लाइट चेन के पैरेलल है एक एंड की तरफ. thus forming a light heavy pair. यहाँ पे लाइट हेवी पेयर बन रहा है. And there are always at least 2 and as many as 10 such pairs in each immunoglobulin molecule. कम से कम 2 होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 10 हो सकते हैं, जैसे IgM में 10 होते हैं. हेवी चेन कॉल्ड वेली. ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसे वेरिएबल पोर्शन कहते हैं और नीचे वाला कांस्टेंट पोर्शन. ये सब इम्यूनोग्लोबुलिन्स में सेम होगा, मगर यहाँ पे जहाँ पे एंटीजन जिस पे अटैच हो रही है ये हर इम्यूनोग्लोबुलिन पे चेंज होगा. Each chain called the constant portion. The variable portion is different for each specificity of antibody, and this constant portion that attaches specifically to a particular type of antigen. The constant portion of the antibody determines other properties of the antibody.
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंटीबॉडीज़ बताता है ये कांस्टेंट पोर्शन और वेरिएबल केमिकल स्टेबलिशिंग सच फैक्टर इज डिफ्यूसिविटी of the antibody in the tissue, adherence of the antibody to specific structure within tissue, attachments to the complement system, the ease with which the antibodies pass through membrane, and other biological properties of the antibody. A combination of non-covalent and covalent bond disulfide holds the light. इनके बीच में बॉन्ड होता है जो कि लाइट और हैवी चेन्स को साथ में रखता है. स्पेसिफिसिटी ऑफ एंटीबॉडीज़ जो वो है मतलब जो वेरिएबल पोर्शन है उसका, एक मिनट, उसमें जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है वो चेंज होता है हर एंटीबॉडी में ताकि उसकी स्पेसिफिसिटी मेंटेन रह सके. स्पेसिफिसिटी ऑफ एंटीबॉडीज़ हर मतलब एंटीजन स्पेसिफिक मतलब हर एंटीबॉडी स्पेसिफिक एंटीजन के लिए होती है. ईच एंटीबॉडी इज स्पेसिफिक और पर्टिकुलर एंटीजन. दिस इज काज्ड बाय इट्स यूनिक स्ट्रक्चर एट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड इन द वेरिएबल पोर्शन ऑफ बोथ लाइट एंड हैवी चेन्स. इसका जो वेरिएबल पोर्शन है उसके अमाइनो एसिड सीक्वेंस पे वो डिपेंड करता है. द अमाइनो एसिड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिफरेंट स्टीरिक shape for each antigen specificity. So when an antigen comes in contact with it, multiple prosthetic group of the antigen fit as a mirror image with those of the antibodies, thus allowing rapid and tight bond. ये जैसे ही एंटीजन इसके साथ अटैच होती है मतलब इसकी बाइंडिंग साइट के साथ तो ये रैपिड एंड टाइट बॉन्ड बिटवीन एंटीजन एंटीबॉडी बन जाता है. व्हेन द एंटीबॉडी इज हाईली स्पेसिफिक देयर आर सो मेनी बॉन्डिंग साइट्स दैट द एंटीबॉडी एंटीजन कपलिंग इज एक्सीडिंगली स्ट्रॉन्ग हेल्ड टुगेदर. इसके बीच में बॉन्ड्स बन जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, iron interaction, van der Waals forces. It obeys the thermodynamic mass action law. इसका मतलब एफिनिटी कांस्टेंट फाइंड करने के लिए एक मेजर ऑफ हाउ टाइटली द एंटीबॉडी बाइंड्स टू द एंटीजन. एफिनिटी कांस्टेंट क्या है कि कितना टाइटली एंटीजन बाइंड हो रहा है एंटीबॉडी के साथ. इसमें इसका फार्मूला है कंसंट्रेशन ऑफ बाउंड एंटीबॉडी एंटीजन मतलब इनके बीच में बॉन्ड कितने स्ट्रॉन्ग है डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन. मतलब इसके बॉन्ड्स इसका पता चलेगा कि बॉन्ड्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं. Classes of antibody. There are 5 classes of antibodies respectively IgM, IgG, IgA, IgD and IgE. ये M, G, A, D and E ये सारी इम्यूनोग्लोबुलेंस हैं. IG स्टैंड फॉर इम्यूनोग्लोबुलेंस एंड अदर 5 रेस्पेक्टिव लेटर डेजिग्नेट द रेस्पेक्टिव क्लासेस फॉर पर्पस. मतलब 2 ऑफ दीज क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज़ आर पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट. IgG जो है वो 75% ऑफ एंटीबॉडीज़ नॉर्मल इंसान की 75 बट मतलब जितनी भी 100% इम्यूनोग्लोबुलिन है उसमें से 75% IgG बनाती हैं. And IgE which constitute only small percentage of antibodies but is especially involved. Allergic reaction में जो antibody involve होती है वो है IgE. The IgM class is also interesting because a large share of antibody formed during the primary response are this type. मतलब पहली बार जब एंटीजन इंटर हुआ तो जो पहले मतलब बनेगी कोई इन्फेक्शन किसी को होता है तो बॉडी में पहली जो एंटीबॉडी बनती है वो IgM होती है. एंड IgM होती है पेंटामेरिक फॉर्म में मतलब इसकी 5 एंटीबॉडी साथ ही सर्कुलेशन में घूमती हैं. ये 7 सर्कुलेशन में घूमेंगी. ये 5 एंटीबॉडीज़ हैं तो इनकी 10 बाइंडिंग साइट्स होंगी. 1 2 इसकी 10 बाइंडिंग साइट्स होंगी तो ये पेंटामेरिक फॉर्म में घूमती हैं. और ये सबसे ज़्यादा वो क्या कहते हैं दीज एंटीबॉडीज़ हैव 10 बाइंडिंग साइट्स. इसकी 10 बाइंडिंग साइट होती हैं डेट मेक देम एक्सीडली effective in protecting the body against invading even though there are not so many IgM antibodies. ये 5 पेंटामेरिक फॉर्म में ये बात याद रखनी है कि सर्कुलेशन में घूमती हैं और 10 बाइंडिंग साइट्स होती हैं.
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ दो तरह से काम करती हैं टू प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग एजेंट। एक बाय डायरेक्ट अटैक ऑन द इन्वेडर, मतलब इन्वेडर आएगा और उस पर डायरेक्ट अटैक कर देंगी ये सारी साइड से और क्लम्प बना देंगी, और ये मैक्रोफेजेस क्लम्प को इनगल्फ कर लेंगे एंटीबॉडी। और दूसरा होता है बाय एक्टिवेटिंग द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ये डायरेक्ट अटैक नहीं करती बल्कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट करती है। देन हैज़ मल्टीपल मीन्स ऑफ इट्स ऑन फॉर डिस्ट्रॉइंग द इन्वेडर। डायरेक्ट एक्शन ऑफ एंटीबॉडी ऑन इन्वेडिंग एजेंट्स, ये बहुत तरह से होता है। एंटीबॉडी डेक्सेंट फॉर रेड वाई शेप्ड बार reacting with antigens because of the bivalent nature of the antibodies and the multiple antigen sites on the invading agent. The antibodies can inactivate the invading agent in one of the, ये 4 तरह से इन्वेडर को किल कर सकती है। एग्लूटिनेशन इन विच मल्टीपल लार्ज particles with antigen on the surface such as bacteria or red are bound to the together to kill। मतलब ये बहुत सारी वो उस पर एक एंटीजन 2 पे बाइंड हुई, ये क्लम्प बना देती हैं, ये सारा एक क्लम्प बना देती हैं और इनको मैक्रोफेजेस आके इनगल्फ कर लेते हैं। प्रेसिपिटेशन इन विच द मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स ऑफ सॉल्युबल एंटीजन, मतलब जो सॉल्युबल एंटीजन सॉल्युबल थी वो इनसॉल्युबल हो जाएगी, सच एज टाइटनस टॉक्सिन एंड द एंटीबॉडी बिकम सो लार्ज दैट इज रेंडर्ड इनसॉल्युबल एंड प्रेसिपिटेट। न्यूट्रलाइजेशन मतलब एंटीबॉडीज़ एंटीजन पे बाइंड होकर उसका टॉक्सिक इफेक्ट ख़त्म कर देती हैं और उसे न्यूट्रलाइज कर देती हैं। इन विच द एंटीबॉडी कवर द टॉक्सिक साइट्स ऑफ द एंटीजेनिक एजेंट। लाइसिस मतलब एंटीजन को ही ख़त्म कर देती हैं। इन विच सम पोटेंट एंटीबॉडीज़ आर ओकेजनली कैपेबल ऑफ डायरेक्टली अटैकिंग मेम्ब्रेन ऑफ सेलुलर एजेंट देयर बाय काज रप्चर ऑफ द एजेंट। These direct actions of antibody attacking the antigenic invader often are not strong enough to play a major role in protecting the body against the invader। ये ज़्यादा मतलब strong नहीं होता ये direct action। Most of the protection comes through the amplifying effect of the complement system। ये ज़्यादा strong होता है complement system जो अभी हम स्टडी करेंगे। तो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम फॉर एंटीबॉडी एक्शन। कॉम्प्लीमेंट इज़ अ कलेक्टिवली टर्म दैट डिस्क्राइब अ सिस्टम ऑफ अबाउट 20 प्रोटीन्स इसमें होती हैं, मैनी ऑफ विच आर एंजाइम प्रीकर्सर्स। द प्रिंसिपल एक्शन इन द सिस्टम आर 11 प्रोटीन्स उसमें फंक्शन करती हैं, C1 through C9 B and D shown in the figure 34-6। All these are present normally among the plasma protein in the blood as well as among the protein that leak out the capillaries in the tissue. The enzyme precursors are normally inactive but they can be activated mainly by so-called classic pathway। ये जो enzyme precursor ये जो प्रोटीन हैं वो पहले इनएक्टिव होती हैं मगर फिर एक्टिवेट की जाती हैं क्लासिक पाथवे के थ्रू, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। पहले यहाँ पे एंटीजन लगी है तो यहाँ पे एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये उसका वेरिएबल पोर्शन एंटीजन के साथ अटैच होगा और इसका जो कांस्टेंट पोर्शन है या एफसी पोर्शन है ये एक्टिवेट करेगा, ये कॉम्प्लेक्स बना, फिर ये एफसी पोर्शन एक्टिवेट करेगा C1 को, C1 डैश, फिर ये C1 डैश C4 और C2 को एक्टिवेट करेगा C42 डैश और C4A में, और फिर ये C42 डैश एक्टिवेट करेंगे C3 को C3B और C3A में, फिर ये C3B वो करेगा एक्टिवेट करेगा C5 को C5B डैश और C5A में, फिर ये C5B डैश एक्टिवेट करेगा C6 और C7 को C5B6-7 डैश में, फिर ये एक्टिवेट करेगा C8 और C9 को C5B6-7-8-9 डैश में, और ये जो प्रोटीन बनी है ये लाइसिस करवाएगी सेल्स की, एंड ये जो बीच में ये C42 डैश है वो एक्टिवेट करता है मास्ट सेल्स को, और C3A एक्टिवेट करता है मतलब
C3a भी मास्ट सेल को एक्टिवेट करता है, और C3b डैश जो है वो ऑप्सोनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया करवाता है, यानी बैक्टीरिया की शुगर कोटिंग करवाता है, उसके ऊपर मॉलिक्यूल लगा देगा ताकि वो दूसरे जो न्यूट्रोफिल्स वगैरह वाइट ब्लड सेल्स हैं वो आके इस पर अटैक करें, इसकी शुगर कोटिंग करता है। तो एंड ये जो 3,5A है वो सेल्स ऑफ बेसोफिल मास्ट सेल और सेल्स ऑफ बेसोफिल्स को एक्टिवेट करता है, एंड मतलब WBCs को बुलाता भी है। और यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म B and D भी काम कर रहे हैं। Classic pathway. The classic pathway is initiated by antigen-antibody reaction. That is when an antibody binds with an antigen, a specific reaction site on the constant portion FC portion होता है जो of the antibody become uncovered or activated, and this in turn binds directly with C1 molecule of the complement system. C1 के साथ bind होगा और C1 activate होगा, setting into a motion cascade of sequential reaction for activation of proenzyme C1 itself. The C1 enzyme that are formed and activated successively, increasing quantity of enzyme in later stages of the system, so that the small beginning an extremely large amplified reaction occurs. Multiple end products are formed as shown in the right in the figure, and several of these cause important effect that help to prevent damage to the body's tissues caused by the invading organism or toxins. Among the most important effect of the following: opsonization and phagocytosis. One of the product of the complement cascade, C3b जो है strongly activates phagocytosis by both neutrophil and macrophages. ये C3b फेगोसाइटोसिस को एक्टिवेट करता है और फेगोसाइटोसिस न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस को बुलवा के फेगोसाइटोसिस करवाता है, काजिंग दीज सेल टू इनगल्फ द बैक्टीरिया टू विच द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इज अटैच। फिर ये जो मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल हैं वो आके उस बैक्टीरिया को खा जाते हैं, इनगल्फ कर जाते हैं जहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स अटैच है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑप्सोनाइजेशन। It often enhances the number of bacteria that can be destroyed by many hundredfold. Lysis. One of the important of all the products of the complement cascade is the lytic complex, which is the combination of multiple complement factors and designated. ये जो C5B6789 था, ये प्रोटीन ये लाइसिस करवाती है, मैंने बताया था। दिस हैज़ अ राइट डायरेक्ट ऑफ रप्चरिंग द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया एंड अदर इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स। एग्लूटिनेशन. द कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट आल्सो चेंज द सरफेस ऑफ इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म, काजिंग देम टू अडहेयर टू वन एनदर, थस एक क्लम्प बना देते हैं, थस प्रोमोटिंग एग्लूटिनेशन. Neutralization of virus. The complement enzymes and other complement product can attack the structure of some viruses and thereby render them non-virulently. मतलब ये complement product इन पे अटैक करते हैं कुछ वायरसेस पे और उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। कीमोटेक्सिस. फ्रेगमेंट C5a जो था कहाँ गया, ये C5a जो है इनिशिएट कीमोटेक्सिस ऑफ द न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस, मतलब केमिकल सब्सटेंस के तौर पे काम करता है जो न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस को बुलाते हैं, थस काजिंग लार्ज नंबर ऑफ दीज फेगोसाइट्स टू माइग्रेट इनटू द टिश्यू एरिया एडजेसेंट टू द एंटीजेनिक एजेंट. एक्टिवेशन ऑफ मास्ट सेल एंड बेसोफिल फ्रेगमेंट्स. ये C3a, C4a और C5a, C4a, C3a, C5a, ये तीनों जो हैं एक्टिवेट मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स करते हैं. एक्टिवेट मास्ट सेल एंड बेसोफिल काजिंग देम टू रिलीज हिस्टामाइन, हेपरिन एंड सर्वेल अदर सब्सटेंस इनटू द लोकल फ्लूइड. ये हिस्टामाइन, हेपरिन एंड सर्वेल अदर सब्सटेंस इन द लोकल फ्लूइड रिलीज करवाते हैं. दिस सब्सटेंस इन टर्न काज इंक्रीज लोकल ब्लड फ्लो, जो कि ब्लड फ्लो इंक्रीज करवाते हैं, इंक्रीज लीकेज ऑफ फ्लूइड एंड प्लाज्मा पोर्शन into the tissues and other local tissues reaction that help inactive or mobilize the antigenic agent.
The same factor play a major role in inflammation and in allergy. ये एलर्जी और इन्फ्लामेशन में मेन रोल प्ले करते हैं. इन्फ्लामेटरी इफेक्ट मतलब कहीं पे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा तो इन्फ्लामेशन होगी ताकि दूसरे वाइट ब्लड सेल्स आएँ उस जगह पे. इन एडिशन टू इन्फ्लामेशन इफेक्ट caused by the activation of mast cell and basophils, several other complement product contribute to local inflammation. These products cause the already increased blood flow to increase still further, और ज़्यादा blood flow increase करवाते हैं. कैपिलरी लीकेज ऑफ प्रोटीन टू बी इंक्रीज, लीकेज ऑफ प्रोटीन भी इंक्रीज करवाते हैं. द इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रोटीन टू कोगुलेट in the tissue spaces, thus preventing movement of invading organism through the tissue. Special attributes of the T lymphocyte system activates T cells and cell mediated immunity. बी सेल से एंटीबॉडी रिलीज होती है मगर टी सेल्स पूरा का पूरा खुद एक्टिवेट हो जाता है. रिलीज ऑफ एक्टिवेटेड टी सेल फ्रॉम लिम्फॉइड टिश्यू एंड फॉर्मेशन ऑफ, ये बी सेल्स की तरह ही ये टी सेल्स कुछ उस पे बैक्टीरिया पे या एंटीजन पे अटैक करते हैं और कुछ मेमोरी सेल्स बन जाते हैं ताकि दोबारा जब वो एंटीजन आए तो बहुत सारे टी सेल्स हों और सेकेंडरी रिस्पॉन्स हाई हो. बी एंड टी सेल्स विज एक्टिवेटेड अपॉन द एक्सपोजर ऑफ एंटीजन. कुछ टी सेल्स भी मेमोरी सेल्स बन जाते हैं ताकि सेकेंडरी एक्सपोजर पे रैपिड रिस्पॉन्स हो. Release of activated T cell from lymphoid tissue and formation of memory cells. On exposure to the proper antigen is presented by adjacent macrophage. इन T cells का काम कैसे होता है, मतलब ये कोई वायरस आया, इस पे एंटीजन लगी है, इसको मैक्रोफेज फुल इनगल्फ कर लेगा और ये टी सेल है इसको जो इसको इनगल्फ किया इसको प्रोसेस करेगा और इसके जो मतलब इसकी जो एंटीजन होती हैं ये अपने सरफेस पे शो करवाता है. इसकी एंटीजन यहाँ पे शो करवाएगा और टी सेल से देखेगा तो इस पर अटैच हो जाए, मतलब इसको देखेगा और इस पर अटैक करेगा. Macrophages and T lymphocyte of a specific lymphocyte clone proliferate and release large number of activated specifically reacting T cells in the way that parallel antibody released by activated B cell. The principal difference is that instead of releasing antibody, whole activated T cell are formed and released into the lymph. Then these pass into the circulation and are distributed throughout the body, passing through the capillary walls into the tissue spaces back into the lymph and the blood once again and circulating again and again throughout the body, sometimes lasting for months or even years. Also T lymphocyte memory cells are formed in the way that जैसे B memory cells बने थे वैसे ये बनेगा, are formed in the antibody system. This is when a clone of a T lymphocyte is activated by an antigen. Many of newly formed lymphocytes are preserved, संभाल लिए जाते हैं in the lymphoid tissue to become additional T lymphocyte of that specific clone. In fact, these memory cells even spread throughout the lymphoid tissue of the entire body. Body में बिल्कुल circulate spread out हो जाते हैं. Therefore, on subsequent exposure of the same antigen anywhere in the body, release of activated T cells occur far more rapidly and much more powerful than had occurred during first exposure. ताकि second exposure में बहुत rapidly reaction आए और जल्दी से ये powerfully मतलब activate हो जाए T cells. Antigen representing cell MHC protein and antigen receptor on the T lymphocytes. मतलब B lymphocytes तो मतलब एंटीजन को पहले ही रिकॉग्नाइज कर लेते हैं मगर टी लिम्फोसाइट्स खुद से नहीं कर पाते. वो तभी रिकॉग्नाइज करते हैं जब MHC प्रोटीन पे वो एंटीजन रिप्रेजेंट की हुई हो. मतलब MHC प्रोटीन पे वो जो एंटीजन लगी होगी तभी टी सेल्स पहचान पाएंगे. द टी सेल रेस्पॉन्सेज आर एक्सट्रीमली एंटीजेनिक स्पेसिफिक like the antibody response of B cell and are at least as important as antibodies in defending against infection. In fact, required immune system usually require assistance from the T cell to begin the process, and T cell play a major role in actually helping to eliminate the invading pathogen.
Although B lymphocyte recognize intact antigen, T lymphocyte respond to antigen when they are bound to a specific molecule called MHC, a major histocompatibility complex protein on the surface of antigen representing cell in the lymphoid tissue. The three major type of antigen representing cell, ये या तो MHC प्रोटीन मैक्रोफेजेस पे होगी, या बी लिम्फोसाइट्स पे होगी, या डेंड्राइटिक सेल्स पे होगी. द डेंड्राइटिक सेल, द मोस्ट पोटेंट ऑफ द एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल, आर लोकेटेड थ्रू आउट द बॉडी एंड देयर ओनली फंक्शन इज टू रिप्रेजेंट एंटीजन टू टी सेल्स. ये डेंड्राइटिक सेल्स का एक ही काम होता है कि वो टी सेल्स को एंटीजन रिप्रेजेंट करके MHC प्रोटीन पे रिप्रेजेंट करके दिखाएं. इंटरेक्शन ऑफ सेल एडहेशन protein is critical, permitting the T cells to bind to antigen representing cell long enough to become activated. The MHC protein are encoded by large group of genes called major histocompatibility complex MHC. The MHC protein bind peptide fragments of antigen protein that are degraded inside antigen representing cells and then transport them to the cell surface. देयर आर टू टाइप, दो तरह की MHC प्रोटीन होती हैं, MHC1 और MHC2. MHC1 रिप्रेजेंट एंटीजन टू साइटोटॉक्सिन्स, मतलब CD8 को दिखाती हैं NHC1, और NHC2 जो है वो टी हेल्पर सेल्स यानी CD4 को दिखाती हैं एंटीजन. MHC1 विच रिप्रेजेंट एंटीजन टू साइटोटॉक्सिन T cells, मतलब CD8, and MH2 protein which represent antigen T helper cells यानी कि CD4. The specific function of cytotoxin and helper T cells are discussed later. The antigen on the surface of antigen representing cells bind with receptor molecule on the surface of T cell. T cell के भी उस पे T cell के भी सरफेस पे एक रिसेप्टर होता है जो यहाँ पे आके इस एंटीजन के साथ बाइंड करता है. The same way that they bind to the plasma protein antibodies. These receptor molecules are composed of the variable unit similar to the variable portion of the humoral antibody, but its stem section is firmly bound to the cell membrane of the T lymphocyte. There are as many as 1 lakh receptor sites on the single T cells में 1 लाख receptor sites होती हैं, मतलब 1 लाख होती हैं, ये खुद सोच सकते हैं. Several types of the T cells and their functions. It has become clear that there are multiple types of T cells classified into 3 major groups: T helper cells, cytotoxic T cells और suppressive T cells. ये 3 तरह के होते हैं. T helper cells सबसे ज़्यादा होते हैं, मतलब 75% T helper cells होते हैं. T helper cells the role of overall regulation of immunity. The T helper cells are by far the most numerous of the T cells, usually constitute more than 3/4 of all of them, मतलब 75% से भी ज़्यादा ये ऑक्यूपाई करते हैं टोटल जो मतलब T cells होते हैं उनमें से. As their name implies, they help in the functions of immune system and they do so in many ways. In fact, they serve as major regulator of virtually all immune functions. They do this by forming a series of protein mediators called lymphokines. ये जो T helper cells हैं ये lymphokyne रिलीज करते हैं और वो सारे functions परफॉर्म करता है. That act on other cells of the immune system as well as bone marrow cells. Among the important lymphokines secreted by T helper cells, कौन कौन से lymphokyne secrete करता है वो ये है: interleukin 2, interleukin 3, interleukin 4, interleukin 5, interleukin 6, granulocyte monocyte colony stimulating factor, interleukin gamma. ये सारे lymphokynes हैं जो कि T helper cell secrete करते हैं. टी हेल्पर सेल रिलीज करते हैं लिम्फोकाइंस और ये लिम्फोकाइंस जाके बी सेल्स की हेल्प करते हैं ताकि वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो एंड एंटीबॉडीज़ बनाए. ये लिम्फोकाइंस साइटोटॉक्सिन सेल्स की भी हेल्प करते हैं
ताकि वो किल करे बैक्टीरिया, और ये लिम्फोकाइन रेगुलेटरी टी सेल्स की भी हेल्प करते हैं. Specific regulatory function of lymphokines. In the absence of lymphokine from the helper T cells, the remainder of the immune system is almost paralyzed. मतलब सारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो इनकी, क्योंकि ये सारे बी सेल्स की भी हेल्प कर रहे हैं, साइटोटॉक्सिन सेल्स की भी हेल्प कर रहे हैं और रेगुलेटरी सेल्स की भी हेल्प कर रहे हैं, तो सब इन पे वो करता है डिपेंड. In fact, it is helper T cells that are inactivated or destroyed in acquired immunodeficiency syndrome. एड्स में ये जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, तभी एड्स होता है. लिम्फोकाइंस प्रोड्यूस नहीं होंगे, सीक्रेट नहीं होंगे, इसी वजह से वो इम्यून सिस्टम इनएक्टिव हो जाता है, विच लीव्स द बॉडी ऑलमोस्ट टोटली अनप्रोटेक्टेड अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिसीजेज, देयरफॉर लीडिंग. मतलब इतने इम्पोर्टेंट हैं टी हेल्पर सेल्स. तो नाउ वेल नोन डिबिलिटिंग एंड लीथल इफेक्ट ऑफ एड्स. मतलब बहुत खतरनाक इफेक्ट्स होते हैं एड्स के. मोस्ट ऑफ द स्पेसिफिक रेगुलेटरी फंक्शन आर द फॉलोइंग. एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल्स MHC2 पे एंटीजन रिप्रेजेंट करवाएगा टी हेल्पर सेल को, एंड टी हेल्पर सेल्स एक्टिवेट होंगे एंड लिम्फोकाइंस सीक्रेट करेंगे. ये डायग्राम दिखाना मैं भूल गई. ये है एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल और इस पे MHC प्रोटीन लगी हुई है और उसने एंटीजन को रिप्रेजेंट करवाया है. और ये आ गया है टी सेल, इस पे है टी सेल रिसेप्टर, ये इस एंटीजन को पहचान के इस पे अटैक करेगा. Stimulation of growth, proliferation of cytotoxin T cells and suppressive T cells. In the absence of helper T cells, the clones of producing cytotoxin T cells and suppressor T cells are activated only slightly by most antigens. मतलब ये एक्टिवेट नहीं हो पाएगा. The lymphocyte interleukin 2 जो है has an especially strong stimulating effect in causing growth and proliferation of both cytotoxin and suppressive मतलब regulatory T cells. In addition, several of the lymphokines have less potent effect. मतलब इनमें टी हेल्पर सेल्स, साइटोटॉक्सिन टी सेल और सप्रेसिव टी सेल्स की ग्रोथ एंड पॉलिफरेशन को स्टिमुलेट करते हैं, और ये काम करता है इंटरल्यूकिन 2, मेनली इंटरल्यूकिन 2 करता है. अगर यही नहीं होंगे तो ये नहीं हो पाएगा और इम्यून सिस्टम पैरालाइज हो जाएगा बहुत सारे वजह से. स्टिमुलेशन ऑफ बी सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन टू फॉर्म प्लाज्मा सेल एंड एंटीबॉडीज. द डायरेक्ट एक्शन ऑफ एंटीजन टू काज बी सेल ग्रोथ, proliferation, formation of plasma cell and secretion of antibodies is slightly without the help of the helper T cells. Almost all the interleukins participate in the B cell response. सारे इंटरल्यूकिन करते हैं, मगर मेनली जो इंटरल्यूकिन है वो 4, 5 और 6. In fact, these 3 interleukins have such potent effect on the B cells that they have been called B cell stimulating factor और B cell growth factor भी इनको कहा जाता है, क्योंकि ये मेनली जो इंटरल्यूकिन हैं उसमें बी सेल्स की हेल्प मेनली यही इंटरल्यूकिन, ये लिम्फोकाइंस करते हैं. इंटरल्यूकिन 4, 5 and 6. Activation of the macrophage system. The lymphokines also affect the macrophages. First, they slow or stop the migration of macrophages after they have been chemotactically attracted in the inflamed tissue area. मतलब अगर inflamed tissue area तक macrophages आ गए तो इनको वापस जाने से जो रोकता है वो होते हैं lymphokines. Thus causing great accumulation of macrophages. Second, they active the macrophages to cause the more efficient phagocytosis. और ये जो macrophages को काम करने के लिए भी मजबूर करते हैं ताकि वो काम करें, उनको एक्टिव करते हैं ताकि वो फेगोसाइटोसिस करें. allowing them to attack and destroy, increasing number of invading or other tissue destroying agents. Feedback stimulation effect on helper T cells. Feedback stimulation effect on the helper T cells. The helper T cells of lymphokines produce करते हैं
वो मज़ीद टी हेल्पर सेल्स की मतलब जो लिम्फो टी हेल्पर सेल्स ने लिम्फोकाइन प्रोड्यूस किया और वो जाके मज़ीद टी हेल्पर सेल्स की प्रोडक्शन करवाते हैं पॉजिटिव फीडबैक, स्पेशली ये इंटरल्यूकिन 2 करवाता है। सम ऑफ द लिम्फोकाइन स्पेशली इंटरल्यूकिन 2 have a direct positive feedback effect in stimulating activation of T helper cells themselves. This act as an amplifier by further enhancing the helper cell response as well as the entire immune system to an invading agent. इंटरल्यूकिन 2 क्या क्या करवा रहा था? इंटरल्यूकिन 2 जो है वो तीनों की मतलब करवाता है स्टिमुलेशन, ग्रोथ मतलब रिप्रोडक्शन करवाता है तीनों की, साइटोटॉक्सिन टी सेल्स, टी हेल्पर सेल्स और रेगुलेटरी टी सेल्स। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स आर किलर सेल्स, ऑर्गेनिज्म को किल करना। कभी इनका काम होता है ऑर्गेनिज्म किसी भी मतलब एंटीजन को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना। कभी एबनॉर्मल कंडीशन में बॉडी के नॉर्मल सेल्स को भी किल कर देते हैं। कोई ट्रांसप्लांट हुआ है, कोई मिसमैच ट्रांसप्लांट हुआ है, तो यही जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं वही मतलब रेस्पॉन्स शो करते हैं और उस टिश्यू को आहिस्ता आहिस्ता किल कर देते हैं। द साइटोटॉक्सिक T cells is a direct attack cell that is capable of killing microorganism at times even some of the body's own cell in abnormal condition। बॉडी के अपने सेल्स को भी किल करते हैं और कभी कभी उस सेल में ज़्यादा मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए तो वो उस सेल के हाइड्रोलाइसिस करवा के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं। इस तरह भी बॉडी के सेल्स मरते हैं। For this reason, these cells are called killer cells. The receptor protein on the surface of the cytotoxic cells cause them to bind tightly to those organism or cells that contain the appropriate binding specific antigen. Then they kill the attack cell in the manner. After binding, the cytotoxic T cells secrete holes फॉर्मिंग प्रोटीन। ये पहले वो प्रोटीन रिलीज करते हैं साइटोटॉक्सिन टी सेल परफोरिन, ये उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होल्स कर देती है या उस एंटीजन में। डेट लिटरली पंच अराउंड होल्स इन द मेम्ब्रेन ऑफ द अटैक सेल। एक तो ये होल्स करवाता है, ये देखिए यहाँ पे होल्स एक तो करवाता है, दूसरा ये खुद भी अपने एंजाइम्स या वो सीक्रीशन रिलीज करता है उस सेल में। Then fluid flows rapidly into the cell from the interstitial space। और ये होल्स होंगे तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी इसमें वो सेल के अंदर चला जाएगा और सेल ब्रस्ट हो जाएगा। Cytotoxic release cytotoxic substances directly into the attack cell. Almost immediately the attack cell become greatly swollen and it become dissolved shortly thereafter. Especially important, these cytotoxic T cells can pull away from the victim cells after they have punched hole and left cytotoxin substance and then move to kill more cells। मतलब ये एक सेल को ख़त्म करके मर नहीं जाता, खुद भी एक इस सेल को ख़त्म किया, यहाँ से डिटैच होकर दूसरी जगह जाएगा, दूसरे सेल्स को किल करेगा। Indeed, some of these cells persist for months in the tissue। महीनों तक ये टिश्यू में रहते हैं और सेल्स को किल करते रहते हैं। Some of the cytotoxic T cells are especially lethal, मतलब dangerous to tissue cells that have been invaded by virus because many viruses particles become entrapped in the membrane of the tissue cells and attract T cells in response to viral antigenicity। The cytotoxic T cells also play an important role in destroying cancer cells, heart transplant cells and other types of cells that are foreign to person's body। ये मतलब सेल्स को मारने में साइटोटॉक्सिन टी सेल्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। ये टी हेल्पर सेल्स की ये डायग्राम पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये टी हेल्पर सेल्स हैं, ये सीक्रेट करते हैं लिम्फोकाइंस। ये लिम्फोकाइंस जाके पॉलीफ्रेशन एंड डिफरेंशिएशन करवाते हैं बी सेल्स की, एंड ये जाके साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की भी करवाते हैं ग्रोथ, एंड सप्रेसिव टी सेल्स की भी करवाते हैं, और ये जाके खुद की भी मतलब ग्रोथ करवाते हैं, मतलब खुद को भी पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू
स्टिमुलेट करते हैं अपनी भी ग्रोथ को। तो ये बहुत सारे काम कर रहे हैं, सबकी हेल्प करते हैं ये टी हेल्पर सेल्स। सप्रेसिव टी सेल्स, much less is known about the suppressor T cells than about the others, but they are capable of suppressing the function of both cytotoxin मतलब CD8 एंड CD4 दोनों के फंक्शन को ये सप्रेस कर सकते हैं। इट इज़ बिलीव दैट दी सप्रेसर फंक्शन सर्व द पर्पस ऑफ preventing the cytotoxic cells from causing excessive immune reaction that might be damaging to body's own tissue। ये इसलिए सप्रेस करते हैं कि ये जो साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं, टी सेल्स हैं, वो ज़्यादा हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स ना दें, जिसकी वजह से वो खुद के मतलब ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स ना दे, जिसकी वजह से खुद के टिश्यूज़ को डैमेज ना करें। इसीलिए उससे पहले ही उसे सप्रेस कर देते हैं उसके फंक्शन को। फॉर दिस रीज़न द सप्रेसर सेल्स आर क्लासिफाइड अलॉन्ग विद द हेल्पर टी सेल्स एज रेगुलेटरी टी सेल्स। इट इज़ प्रोबेबली दैट द सप्रेसिव टी सेल्स सिस्टम plays an important role in limiting the ability of immune system to attack a person's body on tissues called immune tolerance। मतलब इम्यून टॉलरेंस मतलब अपनी बॉडी के सेल्स को टॉलरेट करना, उनको किल ना करना, उससे मतलब टी रेगुलेटरी सेल्स उससे बचाते हैं। टॉलरेंस ऑफ द अक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम टू वंस ऑन टिश्यू, रोल ऑफ प्रोसेसिंग इन थाइमस एंड बोन मेरो। इम्यून टॉलरेंस मतलब हमारा इम्यून सिस्टम अपनी बॉडी के सेल्स को टॉलरेट करे, उस पर अटैक ना करे। इफ़ अ पर्सन शुड बिकम इम्यून टू हिज और हर ऑन टिश्यूज़, the process of acquired immunity को destroy the individual's own body। मतलब अगर ये अपनी बॉडी के टिश्यूज़ के खिलाफ काम करना शुरू कर देंगे तो ये सब डैमेज करके उस इंसान को ही ख़त्म कर देंगे। द इम्यून मैकेनिज्म नॉर्मली रिकॉग्नाइजेज द पर्सन ऑन टिश्यूज़ एज बीइंग डिस्टिंक्टिव फ्रॉम बैक्टीरिया। ये अपने सेल्स को पहचानता है क्योंकि इसकी जो प्री प्रोसेसिंग होती है थाइमस में, उसमें से सारी सेल्फ एंटीजेंस दिखाई जाती हैं कि इनके खिलाफ रिएक्ट नहीं करना, और जो उनके खिलाफ रिएक्ट करते हैं उनको मार दिया जाता है, उन टी सेल्स को। एंड द पर्सनस इम्यूनिटी सिस्टम फॉर्म्स फ्यू एंटीबॉडीज और एक्टिवेटेड टी सेल्स अगेंस्ट his or her own antigens. Most tolerance result from the clone selection during pre-processing. It is believed that the most tolerance developed during pre-processing of T lymphocyte in the thymus and of B lymphocyte in the bone marrow। ये thymus में जो इसकी pre-processing होती है उसमें इसकी ट्रेनिंग की जाती है। The reason for this belief is that injecting है, इसका ये रीज़न है कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि जब टी सेल्स की प्री प्रोसेसिंग हो रही थी, मगर यानी बिफोर बर्थ, तो कुछ एंटीजन इंजेक्ट किए, तो उन एंटीजन के खिलाफ जिन टी सेल्स ने काम किया तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, और बॉडी रिजेक्ट कर देती है, और उन एंटीजन्स के खिलाफ काम करने वाले टी सेल्स इम्यून सिस्टम मतलब उनके खिलाफ जो काम नहीं कर रहे थे वो इम्यून सिस्टम में आ गए। इससे हमें पता चला कि प्री प्रोसेसिंग के वक्त टी सेल्स रिएक्ट करते हैं, उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। इंजेक्टिंग अ स्ट्रॉन्ग एंटीजन इनटू फीटस वाइल द लिम्फोसाइट्स आर बीइंग प्री प्रोसीड, मतलब टी सेल्स की जब थाइमस में प्री प्रोसेसिंग हो रही थी। इन दीज टू एरियाज prevent development of the clones of lymphocytes in the lymphoid tissue that are specific for the injected antigen। मतलब फिर हम देखा कि वो जो सर्कुलेशन में टी सेल्स रिलीज़ हुए हैं, वो जो हमने एंटीजन इंजेक्ट की थी उसके खिलाफ रिएक्ट नहीं कर रहे। Experiment have shown that the specific immature lymphocyte in the thymus then exposed to a strong antigen become lymphoblast, proliferate considerably and then combine with the stimulating antigen, an effect that is believed to cause the cells themselves to be destroyed by the thymic epithelial cells before they are migrate to and colonize the total body lymphoid tissue। It is believed that during the pre-processing of lymphocytes in the thymus and bone marrow, all or most of those clone or lymphocyte that are specific to damage the on body tissue are self destroyed, मतलब उनको ख़त्म कर दिया जाता है, वहीं पे उनको सर्कुलेशन में नहीं आने दिया जाता, because of their continual exposure to the body's antigen।
फेल्यूर ऑफ द टॉलरेंस मैकेनिज्म कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज़। अगर ये अपनी सेल्फ एंटीजन को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे, उन्हीं पे अटैक करना शुरू कर दें, तो ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। समटाइम्स पीपल लूज देयर ऑन इम्यून टॉलरेंस, मतलब अपनी सेल्स को बर्दाश्त नहीं कर पाता इम्यून सिस्टम ऑफ देयर ऑन टिश्यूज। दीज अकर टू एट ग्रेटर एक्सटेंट द ओल्ड पर्सन बिकम्स। It usually occur after destruction of some of the body's own tissues, which releases considerable quantities of self-antigen that circulate in the body and presumably cause acquired immunity in the form of either activated T cells or antibodies. Several specific diseases that result from autoimmune include जैसे कि rheumatic fever in which the body becomes immunized against tissues in the joints और heart के tissues को damage करना शुरू कर देती है, especially the heart valve after the exposure of a specific type of streptococcal toxin that has an epitope in its molecular structure similar to the structure some of the body's own self antigen। तो ये उसको रिकॉग्नाइज करती है और उन्हीं को किल करना शुरू कर देती है। सम ऑफ द नेफ्राइटिस in which the person become immunized against the basement membrane of ग्लूमेरुलाई के सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। माइस्थीनिया gravis in which immunity develop against the acetylcholine protein receptor protein of the neuromuscular junction cause paralysis। ये मतलब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के सेल्स को किल करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इंसान पैरालाइज हो सकता है। ल्यूपस एरिथेमेटोसिस in which SLE मतलब in which the person become immunized against many different body tissues at the same time, the disease that causes extensive damage। इसमें बहुत सारे टिश्यूज़ के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, उन्हें किल कर दिया जाता है। डैमेज एंड ऑफ्टन रैपिड डेथ। Immunization by injecting antigen। Immunization has been used for many years to produce acquired immunity against specific disease। इसमें क्या होता है कि बॉडी में डेड या कोई इनएक्टिव पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाला जाता है, और जैसे ही टी सेल्स को या बी सेल्स को पता चलता है तो वो एक्टिव हो जाते हैं और उसको किल करने के लिए वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो वो जाके देखते हैं कि ये तो डेड है, मगर इसके खिलाफ इम्यूनिटी हमारी बॉडी में डेवलप हो जाती है। जब ये लाइव आएगा ये पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हमारी बॉडी हाइपर एक्टिव हो जाएगी। अ पर्सन कैन बी मतलब उस पर अटैक जल्दी से उस पर रैपिड रिएक्शन देगी। इम्यूनाइज बाय इंजेक्टिंग डेड ऑर्गेनिज्म डेट आर नो लॉन्गर कैपेबल ऑफ काजिंग डिजीज़। ये डिजीज़ काज नहीं कर सकती जो इंजेक्ट किए जाते हैं, बट डेट स्टिल हैव सम ऑफ देयर चैनल केमिकल एंटीजन्स। दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज़ यूज टू प्रोजेक्ट अगेंस्ट टाइफाइड फीवर के अगेंस्ट ये इम्यूनाइजेशन की जाती है। रोमिंग कफ के diphtheria and many other type of bacterial diseases। Immunity can be achieved against toxins that have been treated with the chemicals so their toxic nature has been destroyed, even though their antigen for causing immunity are still intact। This procedure is used in immunization against tetanus, botulism and other similar toxic disease। इसको कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, मतलब कोई एंटीजन बॉडी में डेड एंटीजन डाल के उसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप की जाए। एंड फाइनली अ पर्सन कैन बी इम्यूनाइज बाय बीइंग इन्फेक्टेड विद लाइव ऑर्गेनिज्म डेट हैज बीन अटेन्यूएटेड। That is, these organisms either have been grown in special culture media or have been passed through a series of animal until they have mutated enough that they will not cause disease but do still carry specific antigen required for immunization। Immunization इसमें develop हो चुकी है। This procedure is used to protect against smallpox, yellow fever, poliomyelitis, measles,
एंड अदर वायरल इन्फेक्शंस के खिलाफ ये एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप की जाती है, पैसिव इम्यूनिटी। थस फॉर ऑल द acquired immunity we have discussed have been active immunity, ऊपर वाली जो मैंने बताई वो एक्टिव इम्यूनिटी थी। डेट इज द पर्सनस ऑन बॉडी डेवलप आइदर एंटीबॉडीज़ और एक्टिवेटेड टी सेल्स उसके एक्सपोजर से, डेड ऑर्गेनिज्म के एक्सपोजर से बन जाते हैं इन रेस्पॉन्स टू इन्वेजन ऑफ बॉडी बाय अ फॉरेन एंटीजन जो कि डेड थी, जो डिजीज़ काज नहीं कर रही थी। हाउएवर टेम्पररी इम्यूनिटी कैन बी अचीव इन अ पर्सन विदाउट इंजेक्टिंग एनी एंटीजन। दिस इज़ डन बाय इन्फ्यूजिंग, इसमें पर्सन में, उस बंदे में एंटीबॉडीज़ या एक्टिवेटेड टी सेल्स डाले जाते हैं एंड बोथ ऑब्टेन फ्रॉम द ब्लड ऑफ समवन एल्स और फ्रॉम सम अदर एनिमल्स डेट हैव बीन एक्टिवली इम्यूनाइज अगेंस्ट द एंटीजन। एंटीबॉडीज़ या एक्टिवेटेड टी सेल्स डाले जाते हैं किसी भी एंटीजन को ख़त्म करने के लिए। Antibodies last in the bodies of recipient for 2 to 3 weeks and during the time person is protected against, जैसे ये एंटीबॉडीज और एक्टिवेटेड टी सेल्स डाले जाते हैं तो वो एंटीजन अगर आएगी तो ये उसे किल कर देंगे और उस एंटीजन से प्रोटेक्ट रखेंगे बॉडी को, और ये 2 to 3 वीक्स तक बॉडी में रहते हैं अगेंस्ट द इन्वेडिंग डिजीज। एक्टिवेटेड टी सेल लास्ट फॉर फ्यू वीक्स इफ ट्रांसफर, अगर एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं तो फ्यू वीक्स तक ये एक्टिव रहेंगे, बॉडी में रहेंगे, बट ओनली अ फ्यू, कुछ ही घंटों तक बॉडी में रहेंगे अगर ये किसी एनिमल से ट्रांसफ्यूज़ किए जा रहे हैं इंसान में। सच ट्रांसफ्यूजन ऑफ एंटीबॉडीज़ और टी लिम्फोसाइट्स टू कन्फर इम्यूनिटी इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी से कहते हैं। मतलब एक्टिव इम्यूनिटी में हम उस डेड एंटीजन को ऐड कर रहे थे या इनएक्टिव एंटीजन को ऐड कर रहे थे, और पैसिव इम्यूनिटी में हम एंटीबॉडी या एक्टिवेटेड टी सेल्स इंजेक्ट करते हैं बॉडी में। एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी, थोड़ा अगर कोई चीज़ बॉडी में इंटर हुई है तो उसके खिलाफ थोड़ा रिएक्शन देना था मगर बॉडी ओवर रिएक्शन दे गई, इसे कहते हैं एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी। एन इम्पोर्टेंट अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट ऑफ इम्यूनिटी इज द डेवलपमेंट अंडर सम कंडीशंस ऑफ एलर्जी एंड अदर टाइप ऑफ immune hypersensitivity. There are several types of allergy and other hypersensitivities, some of which occur only in the people who have a specific allergy tendency. Allergy caused by activated T cell delayed reaction allergy. Allergy caused by activated T cells or delayed reaction allergy. Delayed hypersensitivity allergy, वो इसको टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। ये जब पहली दफ़ा बॉडी में कोई एंटीजन इंटर होता है उसके एक्सपोजर में आती है एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल्स, जैसे कि डेंड्रिटिक सेल्स एंटीजन को कैप्चर करती हैं और टी सेल्स को रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि मैंने बताया था। खासकर टी हेल्पर सेल्स एक्टिवेट होते हैं इससे। ये एक्टिवेटेड टी सेल्स प्रोलिफरेट होते हैं एंड मेमोरी टी सेल्स में डिफ्रेंशिएट होते हैं। जब ये एंटीजन दोबारा आएगी बॉडी में और इन टी सेल्स को देखेंगे ऐसे, ये मेमोरी टी सेल्स एंटीजन को पहचान कर फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेटेड टी सेल्स साइटोटॉक्सिन्स रिलीज़ करेंगे, खासकर इंटरफेरॉन गामा रिलीज़ करेंगे, जो मैक्रोफेजेस और दूसरे इन्फ्लेमेटरी सेल्स को एंटीजन एक्सपोजर की साइट पर रिक्रूट करेगा, मतलब जमा करेगा और एक्टिवेट करेगा। इन इम्यून सिस्टम सेल्स को इकट्ठा होना और एक्टिवेट होना इन्फ्लेमेशन और टिश्यू डैमेज का सबब बनता है, इसे कहते हैं डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। डिलेड रिएक्शन एलर्जी इज caused by the activated T cells and not by the antibodies. ये T cells मतलब T helper cells वो मेमोरी सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं और दोबारा एक्सपोजर पे वो मेमोरी सेल एक्टिवेट हो जाते हैं। इन द केस ऑफ पॉइजन IVI, द टॉक्सिन ऑफ पॉइजन IVI इज itself does not cause much harm to the tissues. However, on repeated exposure, it does cause the formation of activated helper cell and cytotoxic T cells. And then after subsequent exposure of the poison IVI, within a day or so, the activated T cells diffuse from the circulating blood in large number into the skin to expose to a poison IVI toxin. And at the same time, these T cells elicit a cell-mediated type of immune reaction, remembering that this type of immunity can cause
रिलीज ऑफ एनी टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम एनी एक्टिवेटेड टी सेल्स, मतलब टी सेल्स साइटोटॉक्सिन्स रिलीज करेंगे, as well as extensive invasion of the tissue by macrophages along with the their subsequent effect. One can well understand that the eventual result of some delayed reaction allergies can be serious tissue damage. The damage normally occurs in the tissue area where the instigating antigen is present, such as in the skin in the case of poison ivy, or in the lungs or to the cause lung edema, and asthmatic attack in the case of some airborne antigens. ये है delayed reaction allergy और delayed hypersensitivity reaction. Allergies in the allergic person who has excess or IgE antibodies. इसे atopic allergies, commonly known as atopy, are associated with overproduction of IgE antibodies. These इसका वो मैकेनिज़्म ऐसा होता है कि जब पहली दफ़ा एलर्जन मतलब एंटीजन से एक्सपोज होती है बॉडी, तो वो एंटीजन रिप्रेजेंटिंग जो सेल्स होते हैं मतलब उस एंटीजन को प्रोसेस करती हैं और टी हेल्पर सेल्स को दिखाती हैं. तो टी हेल्पर सेल्स को प्रेजेंट करती हैं जो बी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं और वो स्पेसिफिक IgE एंटीबॉडीज़ बी सेल्स बनाएंगे, IgE एंटीबॉडीज़ बनाएंगे. IgE प्रोडक्शन, बी सेल्स IgE एंटीबॉडीज़ बनाते हैं जो मास्ट सेल्स और बेजोफिल्स के सरफेस पे बाइंड हो जाती हैं, या IgE मास्ट सेल्स और बेजोफिल के सरफेस पे बाइंड हो जाती हैं. जब दोबारा वो एंटीजन एक्सपोज होती है, ये IgE एंटीबॉडीज़ उस एंटीजन को पहचान लेती हैं और मास्ट सेल और बेजोफिल्स को स्टिमुलेट करती हैं कि वो हिस्टामाइन और दूसरे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ करें, कि मास्ट सेल इन्फ्लेमेटरी और दूसरे हिस्टामाइन जैसे मीडिएटर्स रिलीज़ करें. हिस्टामाइन और दूसरे मीडिएटर्स इन्फ्लेमेशन, जिल्द का सूखना, सांस का रुकना और दूसरे एलर्जन सिम्टम्स पैदा करते हैं जिसकी वजह से एलर्जी होती है. सम पीपल हैव एन एलर्जिक टेंडेंसी. देयर एलर्जीज आर कॉल्ड एटॉपिक एलर्जीज बिकॉज दे आर काज्ड बाय अ नॉन ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम. द एलर्जिक टेंडेंसी इज़ जनरली पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू द चाइल्ड. ये जो एटॉपिक एलर्जी है ये पेरेंट्स टू चाइल्ड पास होती है. एंड कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ IgE एंटीबॉडीज़ इन द ब्लड. दीज एंटीबॉडीज़ आर कॉल्ड रीगेंस or sensitizing antibodies to distinguish them from the more common IgG antibodies. When an allergen मतलब antigen that reacts specifically with specific type of IgE region antibodies enters the body, and allergen मतलब antigen antibody reaction takes place and subsequent allergen reaction occurs. A special characteristics of the IgE antibodies, the allergens, इसको reagents, antibodies को reagents कहा जा रहा है, is a strong propensity to attach to mast cells and basophils. ये mast cell और basophil के साथ easily attach हो जाती हैं IgE antibodies. Indeed, a single mast cell or basophil can bind as many as 500,000 molecule of IgE antibodies. ये बहुत बड़ी बात लिखी हुई है कि एक मास्ट सेल या बेजोफिल मिलियंस ऑफ 500,000 ऑफ IgE एंटीबॉडीज़ के साथ बाइंड हो सकता है. वेन मतलब ये 500,000 IgE एंटीबॉडीज़ एक सेल के साथ बाइंड हो सकती हैं. देन वेन एन एंटीजन यानी कि एलर्जन डेट हैज़ मल्टीपल बाइंडिंग साइट्स बाइंड्स विद सेवरल IgE antibodies that are already attached to the mast cell or basophil. This causes immediate change in the membrane of the mast cell or basophil, perhaps resulting from a physical effect of the antibody molecule to control the cell. At any rate, many of the mast cells and basophil rupture, others release special agents immediately or shortly thereafter, including histamine, proteases, slow reacting substance of anaphylaxis. ये सारी चीज़ें वो एंटीबॉडी मतलब IgE सेल्स मतलब इन बेजोफिल और मास्ट सेल्स के साथ IgE एंटीबॉडी अटैच हुई, बाइंड हुई, जिसकी वजह से इन्होंने ये रिलीज़ की है,
ये सारी चीज़ें, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ टॉक्सिक ल्यूकोट्राइनेज. Eosinophils, chemotactic substance, neutrophil chemotactic substance heparin platelet activating factors. These substances cause such effect as dilation of the local blood vessels, attraction of eosinophil and neutrophils to the reactive sites. ये इनको भी बुलाते हैं, इन दोनों white blood cells को. Increase permeability of the capillaries with loss of blood into the tissue and contraction of local smooth muscles. Therefore, several different tissue responses can occur depending on the type of tissue in which the allergy, मतलब antigen antibody reaction occurs. Among the different types of allergic reaction caused in this manner are following. मतलब ये जो एलर्जी रिएक्शन है, एटॉपिक एलर्जी रिएक्शन, ये बी सेल्स की वजह से होता है, जो कि एंटीबॉडीज़ और IgE एंटीबॉडीज़ की वजह से होता है. एलर्जन रिएक्शन अगर जर्नलाइज पूरी बॉडी में हो तो उसे कहते हैं एनाफाइलेक्सिस, और अगर ये स्पेसिफिक मतलब लोकलाइज किसी एरिया में हो तो इसे कहते हैं, मतलब लोकलाइज एरिया में हो तो इसे अर्टिकेरिया कहते हैं, और अगर ये नोज़ में हो तो इसे है फीवर कहते हैं, और अगर ये ब्रोंकियोल्स में हो तो इसे अस्थमा कहते हैं. When a specific allergen is injected into the circulation, the allergen can react with the basophils of the blood and mast cells of the tissue located immediately outside the blood, small blood vessel. If the basophils and mast cells have been sensitized by attachment of IgE reagent, मतलब अगर इन पे IgE बेसोफिल और मास्ट सेल पे लगी हुई है पहले ही बन के, तो therefore a widespread allergic reaction occurs throughout the vascular system and closely associated tissues. अगर ये पहले एक्सपोजर हो चुका है और IgE एंटीबॉडीज़ लग चुकी हैं मास्ट सेल और बेसोफिल पे, तो एक रिएक्शन होगा, मतलब वाइड स्प्रेड एलर्जिक रिएक्शन होगा. दिस इज कॉल्ड एनाफाइलेक्सिस. और इन मास्ट सेल और बेसोफिल से रिलीज होगा हिस्टामाइन सर्कुलेशन में, काज बॉडी वाइड वेजोडाइलेशन एज वेल इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ कैपिलरीज विथ रिजल्टेंट मार्क्ड लॉस ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम द सर्कुलेशन. ओकेजनली अ पर्सन हु एक्सपीरियंसेस दिस रिएक्शन डाइज ऑफ सर्कुलेटरी शॉक्ड. इसकी वजह से हिस्टामाइन रिलीज होगा और ल्यूकोट्राइन्स रिलीज़ होंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज़ होंगे, जिसकी वजह से एक शॉक की कैफियत में इंसान चला जाएगा और उस वजह से डेथ भी हो सकती है उस इंसान की. इस शॉक को कहते हैं एनाफाइलेक्सिस. विद इन अ फ्यू मिनट्स अनलेस ट्रीटेड विथ, इनको एपिनेफ्रीन का इंजेक्शन लगाया जाता है तो एक्सपोज द इफेक्ट ऑफ हिस्टामाइन. हिस्टामाइन बहुत बढ़ जाता है जिसकी वजह से वेजोडाइलेशन होती है और शॉक की कैफियत में चला जाता है इंसान, और इनको जल्द से जल्द एपिनेफ्रीन लगाया जाता है इंजेक्शन, या इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट ज़रूरी है वरना डेथ हो जाती है. Also released from the activated basophil and mast mixture of leukotrienes called slow reacting substances of anaphylaxis. ये मास्ट सेल और बेसोफिल्स ये भी रिलीज करती हैं ल्यूकोट्राइन्स, जो कि स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं एनाफाइलेक्सिस के. These leukotrienes can cause spasm of the smooth muscle of the bronchiole, eliciting an asthma-like attack, sometimes causing death by suffocation. Suffocation की वजह से डेथ हो सकती है. अर्टिकेरिया result from antigen entering specific skin areas. एक specific मतलब ये localized reaction है, causing localized anaphylactoid reaction. Histamine release locally causes vasodilation that induces an immediate red flare. Increase local permeability of capillaries that lead to local circumscribed area of swelling of the skin within another few minutes. The swelling are commonly called hives. स्किन पे swelling हो जाती है, रेड फ्लेयर बन जाते हैं. Administration of antihistamine drug to a person before exposure will prevent the hives. मतलब इनको एंटी हिस्टामाइन ड्रग, क्योंकि ये जो एनाफाइलेक्सिस शॉक होता है उसमें हिस्टामीन का लेवल बढ़ जाता है,
क्योंकि उस रिएक्शन की वजह से मास्ट सेल और बेसोफिल हिस्टामीन रिलीज कर रहे होते हैं। ये लोकलाइज एरिया में होता है। स्किन में है फीवर। इन है फीवर द एलर्जिन रिएजन रिएक्शन अकर इन द नोज। नोज में होता है। हिस्टामीन रिलीज्ड इन रेस्पॉन्स टू रिएक्शन काजेज लोकल intranasal vascular dilation with resultant increased capillary pressure and causes capillary permeability. Both these effects cause rapid fluid leakage into the nasal cavity and into associated deeper tissues of the nose, and the nasal lining becomes swollen and secretory. Here in again use of antihistamine drug can prevent the swelling of the reaction, but other product of the allergen reagent reaction can still cause irritation to the nose, eliciting the typical sneezing syndrome. मतलब इसमें भी एंटीहिस्टामाइन ड्रग यूज़ की जाती है एज अ ट्रीटमेंट, और इसमें भी हिस्टामीन का लेवल बढ़ जाता है। ये सारी एनाफाइलेक्सिस ही हैं। ये पूरी बॉडी में एनाफाइलेक्सिस, ये लोकल एरिया में किसी मतलब स्किन, ये है फीवर मतलब नोज़ में, और ब्रोंकियोल्स में अगर ये होगा एनाफाइलेक्सिस तो वो हो उसे कहते हैं अस्थमा। अस्थमा ऑफ्टन अकर इन द एलर्जिक टाइप ऑफ पर्सन. इन सच अ पर्सन द एलर्जन reagent reaction occur in the bronchioles of the lung. Here an important product released from the mast cell is believed to be slow reacting substance also of anaphylaxis, मतलब वो ल्यूकोट्राइन्स, which cause spasm of the bronchiolar smooth muscle. Consequently, the person has difficulty breathing until the reactive product of the allergen reaction have been removed. मतलब इस हिस्टामाइन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स वगैरह ये ख़त्म कर दिए जाएँ. कॉन्सिक्वेंटली द पर्सन हैज़ डिफिकल्टी ब्रीथिंग अंटिल द रिएक्टिव प्रोडक्ट ऑफ एलर्जन रिएक्शन हैज़ बीन रिमूव्ड. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीहिस्टामाइन मेडिकेशन हैज़ लेस इफेक्ट ऑन द कोर्स ऑफ अस्थमा. इसमें एंटीहिस्टामाइन यूज़ करने का इतना बड़ा ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज हिस्टामाइन डज नॉट अपीयर टू बी मेजर फैक्टर रिलेटिंग द एस्थमेटिक रिएक्शन. क्योंकि इसमें जो मेजर फैक्टर है जो अस्थमा काज कर रहा है वो है स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलेक्सिस, मतलब ल्यूकोट्राइन्स. तो एंटी हिस्टामाइन ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि हिस्टामाइन ज़्यादा डेंजर काज इसमें नहीं कर रहा. तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है.